आई होप आप लोग सब अच्छे होगे, अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होगे। ओके ओके, कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया है। ओके ओके, थैंक यू बच्चों। आप ना अपने परिवार वालों का प्लीज बच्चों बहुत अच्छे से ख्याल रखो, ध्यान दो। ठीक है, चलो। अभी हम लोग बच्चों यहाँ पे, हाँ, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल दिस बच्चे जिन्होंने मुझे प्राइवेटली मैसेज किया है, जिन्होंने एवरीवन वाला डाला। सबको गुड इवनिंग, और बहुत प्यारा प्यारा गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो चलो बच्चों, अभी हम लोग है ना स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ। मैंने आपको कल के लेक्चर में ये कुछ ये डायग्राम से रिलेटेड कुछ 6-7 पॉइंट बताए थे, और हाँ, ये वाले पॉइंट पढ़ने को बोले थे। कितने लोगों ने पढ़े? कितने लोगों ने पढ़े? मैसेज में ही, और म्यूट हटा के बोलो। अच्छा, किसी का मैसेज नहीं आया, इसका मतलब किसी ने पढ़ा नहीं है। सब लोग आराम से सो गए थे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लॉकडाउन चल रहा है, आपका भी एंजॉय करने का हक बनता है। ओके, एक ने बोला पढ़ा। ठीक है, तो बच्चों जितना भी कल के लेक्चर में मैंने सब एकदम प्रैक्टिकली नॉलेज दिया था, तो उसके बेसिस पे अगर एक बार ये पढ़ा होगा तो आई होप सो कोई डाउट तो नहीं आया होगा समझने में, कि कोई डाउट आया? क्या आया मैसेज? बच्चे ने मेरे को क्या किया? हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा। ठीक है, मैं बता देती हूँ, डोंट वरी। बाकी लोगों ने मैसेज नहीं किया था, तो बाकी लोग बेचारे थक गए होंगे। अच्छा हाँ, अरे बाबा समझा था, वो बात तो मुझे भी मालूम है। इतना प्रैक्टिकली समझोगे तो क्यों नहीं समझेगा? इतना एफर्ट लेके इतना प्रैक्टिकली समझा रही थी इतने हार्ड चैप्टर को, तो क्यों नहीं समझेगा? मेरा मेन कंसर्न था कि ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है इधर वाला, ये डायग्राम के बेसिस पे मैंने कल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। फिर ये जो अगले पॉइंट है ये मैंने डिस्कस नहीं किए थे, ये वाले। फिर मैंने कल ये भी कराया था, ये ई इज डी फाइव बाई डी टी कैसे आता है। ये भी मैंने बताया था। सॉरी, ये कैसा है वो मैंने बताया था। तो मेरा ये था कि बच्चों ये जो पॉइंट है, ये जो बचे हुए पॉइंट इधर वाले, ये देखो जूम करके दिखा रही हूँ, फेराडे लॉ के ऊपर, ये आप पढ़ लेना। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई इश्यू नहीं है, मैं जानती हूँ। आप लोग बेचारे कॉलेज का लेक्चर अटेंड करते हो, फिर यहाँ का लेक्चर अटेंड करते हो, मतलब सीरियसली आई कैन अंडरस्टैंड आपकी प्रॉब्लम। तो कोई बात नहीं, डोंट वरी। चलो जाने दो, मैं खुद से बताती हूँ। देखो बच्चों, कल अपन ने ये सारी चीजें पढ़ी थी, इसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो कॉइल होता है इट इज नथिंग बट लाइक आवर मैग्नेट ओनली। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेट होता है, पर काफी लोगों को ये नहीं पता है कि कॉइल के किस्म का मैग्नेट होता है। और कल तो मैंने आपको बता दिया था कि कॉइल को आगे चल के आप देखोगे कि इसको इंडक्टर भी बोला जाता है। इंडक्टर दूसरी चीज होती है, कैपेसिटर। ये दोनों की दोनों चीजें कहाँ पे यूज होती है? जब भी हम एसी फील्ड के बारे में पढ़ते हैं तो रजिस्टर की जगह पे एल और सी की यूज जरूरत पड़ती है। तो मैंने कल आपको लास्ट टाइम आपको कल के लेक्चर में आई थी, मैंने ये फॉर्मूला भी बता दिया था कि जो आपका V इज इक्वल टू आई आर है ओम्स लॉ के थ्रू, जो कि डीसी में यूज होता है। तो एसी जब आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे तो उधर ये फॉर्मूला ऐसे रिप्लेस हो जाएगा। तो जहाँ पे एल लगा है वहां पे इधर भी एल लग जाएगा, जहाँ पे सी लगा है वहां पे यहाँ पे भी सी लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ई को बोला जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आप एक जमाने में पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज बोलते थे, उसके बाद में अभी नाम हो जाएगा बच्चों अपना इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर आई अपना करंट होता है, अभी अपना आई हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट। ये एक्सेल को बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा क्या नहीं बोला जाएगा वो शायद इस चैप्टर के एंड तक पता चलेगा, या मे बी इसके बाद का जो चैप्टर है एसी करंट। एसी करंट और ये वाला चैप्टर बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दोनों के दोनों एक्चुअली एक ही चैप्टर हुआ करते थे लास्ट ईयर के सिलेबस तक। इस साल की जो नई बुक आई है इसमें इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। कि अगर आप सीबीएसई की बुक उठा के देखोगे तो सीबीएसई की बुक में बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग होता है और एसी करंट अलग होता है। पर अपनी जो 12th बोर्ड की पुरानी बुक थी दोनों मिक्सअप थे। तो ये मत सोचना बच्चों की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अलग चैप्टर है, एसी करंट एक अलग चैप्टर है, नहीं। दोनों चैप्टर एक ही है, बस उसको अलग अलग कर दिया है क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था कि जैसे इस आप नॉर्थ एंड साउथ को इसके पास लेके जाते हो, तो इधर कॉइल का डिफ्लेक्शन, ये जो गैल्वेनोमीटर है, आपको पता होगा या नहीं पता होगा, आई एम डैम श्योर आपको नहीं पता होगा, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में आपने प्रैक्टिकल किसका किया है? आई थिंक स्पेरोमीटर का किया है, वर्नियर कैलिपर का किया है। आई थिंक गैल्वेनोमीटर का आपने उतना यूज नहीं किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में क्या होता है। आप लोगों ने बच्चों देखा होगा एमीटर होता है। एमीटर क्या होता है? करंट की रीडिंग लेने वाला होता है, बीच में ए लिखा रहेगा, या तो एम ए लिखा हुआ मिलेगा। एम ए रहेगा, वो भी एमीटर, वही भी वही होता है, करंट मीटर होता है, और ये भी करंट मीटर ही होता है बच्चों। अब होता क्या है कि जब आप एमीटर यूज करते हो बच्चों,
तो इधर की रीडिंग 0 होती है, इधर की 1, इधर की 2, इधर की 3, इधर की 4, और इधर बीच में आपका निडल होता है। अब आपका निडल जिधर भी चला जाए, आप उधर से रीडिंग उठा लेते थे कि हाँ भाई एमीटर की रीडिंग इतनी आ रही है। वैसे ही सेम टू सेम बच्चों वोल्टमीटर के साथ भी होता था। मतलब आप इधर क्या करते थे, आप इधर बोलो कि भाई मैं तो वोल्टमीटर यूज कर रहा हूँ, तो वोल्टमीटर अगर आपने बीच में रखा तो वोल्टमीटर का भी ऐसे ही रीडिंग होता था, 1 2 3 4। कोई कोई गैल्वेनोमीटर मतलब वोल्टमीटर एमीटर ऐसे हुआ करते थे कि ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, मतलब हर किसी का रेंज अलग अलग होता था। तो कहने का इन शॉर्ट मेरा मतलब ये है बच्चों, उनका रेंज 0 से स्टार्ट होता था और यहाँ पे खत्म होता था, करेक्ट। पर बच्चों जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, गैल्वेनोमीटर ऐसा नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर जो होता है, ये मैं इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे मालूम है 10th के 11th में इससे रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल नहीं किया होगा, रेयरली किया होगा तो किया होगा, नॉर्मली नहीं किया होगा, ये सोच के मैं बता। तो गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है ना बच्चों, उसके सेंटर पे 0 होता है, और यहाँ पे अगर एक रीडिंग होगी तो यहाँ पे भी एक ही रीडिंग होगी। यहाँ पे 2 लिखा होता है ना बच्चों, तो यहाँ पे भी 2 ही लिखा होता है। सेंटर पे बच्चों 0 होता है। अब आपको मैं बताती हूँ फिर गैल्वेनोमीटर ऐसा क्यों होता है, मतलब एमीटर वोल्टमीटर ऐसा नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बच्चों एमीटर वोल्टमीटर से ना अपने को रीडिंग लेनी होती है, करंट या तो वोल्टेज की। गैल्वेनोमीटर से अपने को रीडिंग नहीं लेनी होती है। गैल्वेनोमीटर का यूज किसके लिए होता है कि जो भी हमने सर्किट में कनेक्शन किया है, क्या वो कनेक्शन परफेक्ट है क्या, मतलब कोई भी चीज अभी वो कनेक्शन से परफेक्ट है कि नहीं, या कोई भी चीज अगर परफेक्ट है कि नहीं है, ये पता लगाने के लिए अब अपने पास डिजिटल मल्टीमीटर आ गया है। अगर आप कभी भी मोबाइल फोन जो ठीक करने वाला बंदा होता है, उसकी दुकान पे जाओगे तो आपको डिजिटल मल्टीमीटर दिखाई देगा, एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर का, एक लंबा सा वायर होता है जो आगे लोखंड सा निकला हुआ होता है, एकदम देख के एकदम ऐसा लगता है कि कितना नुकीला होएगा। वैसा टाइप का आपने कभी भी मोबाइल शॉप में देखा होगा, तो वो होता है डिजिटल मल्टीमीटर। उसके थ्रू हम हर एक चीज की रीडिंग ले सकते हैं, क्या डीसी के एसी सबके लिए। तो मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं बात इसकी कर रही हूँ कि थोड़ा पुराने जमाने में आ जाए, जिधर करंट के लिए करंट मीटर, वोल्टेज के लिए वोल्टेज मीटर, और कोई सर्किट में कनेक्शन बराबर है कि नहीं है, या वो चीज वर्किंग बराबर कर रही है कि नहीं कर रही है, उसके लिए गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का किसी भी रीडिंग से लेना देना नहीं होता है बच्चों। गैल्वेनोमीटर का लेना देना एक चीज होता है कि वो सर्किट में कनेक्शन कितना अच्छे से है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखो बच्चों, जब मैं इस नॉर्थ साउथ वाले मैग्नेट को जब इसके पास लेके जाती हूँ, अगर ये गैल्वेनोमीटर बच्चों थोड़ा इधर जा रहे हैं, तो जब मैं इसको दूर लेके जाऊंगी तो यही इस तरफ भी झुक सकता है, डिपेंड करता है। अगर ये ऐसा भी हो सकता है, अगर मैं साउथ में अगर ये कंसिडर करूँ कि ये सपोज कॉइल है, इस तरफ नॉर्थ पोल है, तो बच्चों नॉर्थ एंड साउथ जब एक दूसरे के बगल बगल में आ गए तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट करेंगे दूसरे में। तो शायद ये गैल्वेनोमीटर जो ये दूर दिख रहा है, ये शायद एकदम झुका हुआ दिखाई दे इस तरफ, क्योंकि नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्शन होने लगा, तो ऑब्वियसली दे गोना अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो गैल्वेनोमीटर का जो निडल है वो शायद इस तरफ झुकने लगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई रीडिंग के लिए यूज नहीं होता है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिफ्लेक्शन पर्पस यूज होता है कि भाई वो चीज कितनी अच्छे से काम करी, वो एक सर्किट का कनेक्शन हो सकता है, वो अट्रैक्शन रिपल्शन कितना फास्ट हो रहा है कितना नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए। जैसे यहाँ पे कोई सर्किट कनेक्शन के लिए यूज नहीं हुआ है, ये किसके लिए यूज हुआ है कि जब मैं साउथ को कॉइल के पास लेके जा रहा हूँ तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कैसे दिखा रहा है, और जब मैं इस बार मैग्नेट को इससे थोड़ा दूर लेके जा रहा हूँ तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कैसे दिखा रहा है, बस ये पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। बच्चों अपना ऑडियो म्यूट करो, आपकी आवाज इधर तक आ रही है। अब बच्चों ये मैंने कॉइल लिया, ये मेरा नॉर्थ एंड साउथ वाला पार्ट हो गया। अब मैंने सपोज देखा कि गैल्वेनोमीटर मेरा ऐसा झुक गया, फर्स्ट स्टेप में मेरा गैल्वेनोमीटर ऐसा झुका, ऑब्वियसली क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है। अब सपोज बच्चों अचानक से ऐसा हो जाए कि मैं मैग्नेट को इधर रिप्लेस मारूं, और मैं मैग्नेट का इधर साउथ पोल इधर लेके खड़ा करूँ, नॉर्थ पोल उधर चला जाए, नॉर्थ पोल इधर आ जाए, तो साउथ साथ बैठेंगे तो ऑब्वियसली गोना रिपेल ईच अदर। जब मैं इसको दूर लेके जाऊं तो क्या होगा बच्चों, ये जो गैल्वेनोमीटर अट्रैक्ट हो रहा था, ये गैल्वेनोमीटर दूर भागने लगेगा, मतलब ये जो है वो दूर भागने लगा, रिपल्शन होने लगा। तो यही सारी चीजें यहाँ पे दी है। बाकी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है अभी इधर देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखो पॉइंट पे, यहाँ पे बच्चों किया हुआ है 2 कॉइल्स विद प्लेन्स फेसिंग ईच अदर। अब यहाँ पे आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे 2 कॉइल है, मतलब ये 2 कॉइल मतलब इनको आप मैग्नेट जैसा ट्रीटमेंट करते हो, कॉइल मतलब मैग्नेट समझ जाएगा, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि यहाँ पे 2 कॉइल है, कॉइल रियोस्टेट से भी कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर से भी कनेक्टेड है, मतलब इन दोनों कॉइल के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, अभी प्रीवियस में क्या था, एक तरफ कॉइल था और एक तरफ में मैग्नेट था, उनके बीच में चीजें देखने मिल रही थी। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, दोनों तरफ कॉइल लगा दिया, अब इन दोनों कॉइल की वजह से गैल्वेनोमीटर कैसे डिफ्लेक्शन दिखाएगा वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कैसा है, चलो देखते हैं, पढ़ते हैं, इंजॉय करते हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा चैप्टर है। हाँ थोड़ा बड़ा जरूर है, पर चैप्टर बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सीरियसली मैं एक चीज आपको क्लियर कर देती हूँ, अगर आप ध्यान से लेक्चर सुनोगे और प्रॉपरली प्रेजेंट रहोगे, तो जितना मेरे को पता है बच्चों, ये हार्ड चैप्टर ही आपका सबसे फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। हार्ड इसके लिए
कि इसके बहुत छोटे-छोटे वर्ड ऐसे-ऐसे हैं जो नया-नया सुनने में आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग 11वीं तक से ओम स्लो भी रट्टा मारते आ रहे हो और जब देखो तब वी इज़ इक्वल टू आई आर यही पढ़ते आ रहे हो और अचानक से आपको किसी ने एसी कैसे काम करता है, मतलब एसी करंट, डीसी करंट और ओम्स लॉ से रिलेटेड वो तो आपने 10 बार, 1000 बार पढ़ लिया। व्हाट अबाउट एसी? तो ऑब्वियस सी बात है एसी की नई-नई चीज़ आपको 12th में वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने को मिलेगी। तो थोड़ा-सा फ़ील आ सकता है। तो वो फ़ील ना आए, आपको भी ये चैप्टर एकदम फ़ैमिलियर लगे, इसके हर एक वर्ड आपको लगे कि हाँ भई, आपको इसका मतलब मालूम है। क्यों मालूम है? क्योंकि जो चीज़ डीसी में ऐसी होती थी, जो चीज़ ओम्स लॉ में ऐसी होती थी, वो यहाँ पे एसी वाले में ऐसे-ऐसे होती है। जो चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी होती है, क्योंकि डीसी मतलब कुछ और नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और एसी मतलब कुछ और नहीं मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं आपको कल ही बता चुकी हूँ। तो जब आपको दोनों के बीच में मैंने हर एक चीज़ बता दी कि इंड्यूस्ड ईएमएफ लेना है, इंड्यूस्ड करंट लेना है, फिर आर की जगह पे एल आएगा, सी आएगा, फिर ई का फ़ॉर्मूला डी फाइ बाई डी भी होता है, क्यों होता है वो भी बता दिया। मैंने नॉर्मली हर एक चीज़ से आपको फ़ैमिलियर करा दिया। तो जब हर एक चीज़ को मैंने आपके साथ फ़ैमिलियर करा दिया है, तो ये चीज़ की पूरी गारंटी है कि आपको ये चैप्टर पढ़ते समय कोई टर्म ऐसा देख के हार्ड नहीं लगेगा कि यार ये पहली बार सुन रहा हूँ, यार ये थोड़ा टॉपिक हार्ड लग रहा है, कुछ नहीं लगेगा। बस एक ही चीज़ करना है, मेरे पढ़ाने के बाद कम 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार भी प्रैक्टिस करके आपको वो चीज़ एकदम दिमाग में बैठ जाए। किसी को 1 बार में बैठेगी, वो 1 बार प्रैक्टिस करे, किसी को 2 बार में बैठेगी, वो 2 बार प्रैक्टिस करे, पर करना ज़रूरी है और उसी का उसी दिन करना ज़रूरी है। अभी अभी सपोज़ आज मैं पढ़ा रही हूँ, अभी सपोज़ मान लो आपने पढ़ा आज के दिन, फिर जब मेरा अगला लेक्चर रहेगा तो एक बार जस्ट देख लेना कि अरे 5-10 मिनट के लिए देख लेती हूँ, क्योंकि मैम ने जब पढ़ाया था तब तो मैं आधा-आधा 1-1 घंटा बैठ के पढ़ रही थी। क्योंकि ये थोड़ा अलग था, तो शायद मुझे 1 सवा घंटा लग गया, वरना मैम पढ़ाती है तो मैं आधे घंटे में भी पढ़ के खत्म कर लेती हूँ, ठीक है? तो आप 1 घंटा दे दो, पढ़ लो। अब आपने जब पढ़ ही लिया है तो जब मेरा अगला लेक्चर होगा तो आप क्या करना, आप सिर्फ 5-10 मिनट के लिए रिकैप मार लेना। या आपका घर पे कोई नोटबुक पड़ा होगा, आपने उसमें साइड में लिख दिया होगा कि भई इस चैप्टर से मैंने ये चीज़ सीखी है। तो वो चीज़ आप लिख के रखोगे मेरे लेक्चर के लिए एक बार उसको पढ़ लो, आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अरे हाँ, हाँ, इस चैप्टर में ऐसा-ऐसा है। तो ऐसा आप ट्रिक यूज़ करोगे ना बच्चों, क्योंकि जो चीज़ हार्ड लगती है, उस हार्ड चीज़ के लिए अपने तरीके बदलने पड़ते हैं। उसको कैसे समझा जाए, पढ़ना है अपने को, तरीके बदलो ताकि अपने को और अच्छे से वो चीज़ में मज़ा आए पढ़ने में, ठीक है? तो ये सारे ट्रिक यूज़ करो, देखो वो कितना वर्क करता है, मेरे ख्याल से तो वर्क करेगा। अब यहाँ पे अमन पढ़ना चालू करते हैं बच्चों, यहाँ पे इधर क्या बोला है कि पहले 5वां ले लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डिपेंड ऑन द रिलेटिव स्पीड, अच्छा ये तो मैंने कल करा था। अब यहाँ पे कॉइल की बात हो रही है। अब इधर उन्होंने क्या बोला है, चलो 6 पॉइंट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द इंड्यूस्ड करंट एक्सिस्ट सो लॉन्ग एज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट। अच्छा ये पांचवा और छठा एक दूसरे से रिलेटेड ही है। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जितना देर तक भी करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और जितना फास्ट से वो करंट फ्लो करेगा ना, उतना ही ज्यादा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डेवलपमेंट उतना ही ज्यादा फास्ट होगा। वो डिपेंड करता है स्पीड ऑफ करंट कितना फास्ट है और उसके से मैग्नेटिक फील्ड कितना अच्छे से जनरेट हो रहा है, इन सब फैक्टर पर डिपेंड करेगा। अब इधर अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है दिस वन कि इंस्टेड ऑफ अ मैग्नेट इन अ क्लोज सर्किट टू कॉइल्स फेसिंग ईच अदर ऑल्सो प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट। मतलब ये 7वें पॉइंट में सामने वाला क्या बोल रहा है कि एक मैग्नेट लिया और आप पिछले वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में क्या करो, दोनों ही कॉइल ले लो और आप देखो कि आपको सेम इफेक्ट दिखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फंडा क्या आएगा, मैंने ऑलरेडी आपको ये सब बता दिया है, तो आपको पता ही चल गया होगा कि एक ही सेम टू सेम चीज होगी, कुछ अलग तो होगा नहीं, ठीक है। हम्म, नहीं बच्चे उसको नहीं बोलेंगे। एक बच्चे ने यहाँ पे क्वेश्चन बुक में जो सेल जहाँ डालते हैं वहां वो स्प्रिंग जैसा रहता है, वो कॉइल है क्या, ये बच्चे ने पूछा है। तो बच्चा ये नहीं बोल सकती कि वो प्रॉपरली कॉइल है, पर हाँ कॉइल वैसा ही रहता है। अभी कैसा रहता है कॉइल मैं को बताती हूँ। जैसे अपन ने कभी ट्रेन में ट्रेवल करते हुए जो आपने स्प्रिंग में देखा है वो रिमोट के अंदर वैसा ही टाइप का रहता है, पर वो कॉइल नहीं है। रिमोट में है वो कॉइल नहीं है, हाँ पर उसके जैसा रहता है। अब आपको मैं बताती हूँ वो किधर दिखता है, मैं आपको वो भी बताती हूँ। आप में से किसी ने ट्रांसफार्मर देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर कैसा होता है, कॉइल इन शॉर्ट बच्चों इंडक्टर ही होता है। आपने ट्रांसफार्मर देखा होगा, ट्रांसफार्मर के ये चारों बाजू में इस तरीके का एक बना हुआ होता है मेटालिक शीट, देखा होगा आपने। ये जो मेटालिक शीट है यही कॉइल है, ट्रांसफार्मर के अंदर होता है। या जिसको भी पता नहीं है इसके बारे में मैं बता देती हूँ। आपने कभी ऐसा कुछ देखा होगा, ऐसा रेक्टेंगुलर या ये अपना सर्कुलर नहीं, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में, ऐसा मोस्टली स्क्वायर शेप में ज्यादातर होता है। आपने ऐसा देखा होगा, ऐसे कॉपर का ऐसा वायर होता है आसपास, चारों तरफ लपेटा हुआ होता है, कभी देखा है किसी ने, ऐसा लपेटा हुआ रहेगा, ऐसा रहता है कॉपर का वायर।
उसको ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। तो ये जो आसपास जो लपेटी हुई चीज है इसको कॉइल बोलेंगे। अब आपको मैं और एक बताती हूँ कॉइल और कहाँ पे देख सकते हो, अगर आपने ये नहीं देखी है कहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कहाँ पे देख सकते हो। आप लोग अभी ट्रेन में ट्रेवल किए होगे ऑब्वियसली, बिफोर दिस अपना क्या बोलते हैं, लॉकडाउन के पहले। ट्रेन में जब आप ट्रेवल करते होगे तो ट्रेन स्टेशन जब अपना, आपने देखा होगा स्टेशन के बगल बगल में से खंबे लगे होते हैं, ऐसे बड़े ट्रांसफार्मर। बड़े खंबे लगे होते हैं। हाँ, तो ट्रांसफॉर्मर रहता है, देखो ऐसा ऐसा टाइप का रहता है। वो थोड़ा ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर में दिखता है, एकदम जाड़ा सा रहता है। और ऐसे इस तरीके का सर्कुलर राउंड वाला शेप होता है, मतलब इतना लंबा चौड़ा, उसमें नंबर ऑफ टन ही रहेगा, उसमें ऐसा दो तीन नंबर ऑफ टन ही रहेगा, ऐसा ऐसा लग रहेगा। स्टेशन के बगल में दिखाई देता होगा आपको, कभी नोटिस किया किसी ने? एक यस बच्चा क्या मैं, मिस। ये बच्चे ने नहीं देखा है क्या? मिस आयरन में रहता है। हाँ, आयरन वाला ही रहता है वो, करेक्ट, आयरन वाला ही रहता है। स्टेशन पे रहता है वो, कभी भी आपने ट्रेवल करते तो स्टेशन पे रहता है। तो वही अपना कॉइल होता है, वही अपना इंडक्टर होता है। ठीक है। अब इधर देखो, इसने क्या बोला है, मैग्नेट लिया वो अब क्या होगा। अब जितना आप लोगों ने, जितना भी अभी आपने पढ़ा है, तो उस बेसिस पे आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि मैग्नेट की जगह पे कॉइल भी लिया तो भी रिजल्ट वही आने वाला है, कुछ अलग तो आएगा नहीं, बिकॉज बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, बिकॉज बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है। अब इसके अंदर आगे थोड़ा सा, हाँ करेक्ट, जाते समय भी होता है, करेक्ट। एक बच्चे ने पूछा कि मैम गांव जाते समय जो दिखता है वो क्या। हाँ बिल्कुल सही जवाब, गांव जाते समय भी स्टेशन पे वो नजर आता है। मैंने बताया बहुत जाड़ा रहेगा और एकदम डार्क ब्राउन कलर में रहता है, सर्कुलर में रहता है, स्प्रिंग टाइप। और ज्यादा स्प्रिंग में नंबर ऑफ टन उधर नॉर्मली दो चार ही दिखेंगे, नॉर्मली वही होता है। करंट आप लोगों ने पहुंचाना। ठीक है। तो अब इधर इन्होंने क्या बोला है, instead of magnet and a closed circuit, two coils with the planes facing each other also produce a similar effect as mentioned above in the experiment from 1 to 6. uh, मिस मेरे घर के सामने इलेक्ट्रिसिटी उसी से आती है। अरे वाह, क्या बात है, सच्ची में मेरे को तो पता ही नहीं था। हर जगह पे बेटा इलेक्ट्रिसिटी उधर से ही आती है, लोगों को अपने को पता नहीं है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो तुम लोग पढ़ोगे तो पता चलेगा, हर जगह पे वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी आती है। ट्रांसफॉर्मर ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी किसके घर पे आएगी। कुछ बच्चे है ना कसम से बहुत अच्छे अच्छे जोक मारते हैं। यहाँ पे वो दिशा वाला बच्चा कौन है क्या वो दिशा वाला बच्चा, मेरे को उसका नाम ही नहीं याद है। वो दिशा वाला बच्चा कौन है, कोई मेरे को मैसेज करेगा, जो दिशाहीन है बच्चा। अरे वो दिशाहीन वाला बच्चा कौन है? मैम मतलब, अच्छा अच्छा अच्छा, ये है क्या? अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया, मैं नाम नहीं लूंगी। ठीक है, मुझे एक बच्चे ने मैसेज, नहीं दो चार बच्चों ने मुझे मैसेज किया, बताया वो कौन है। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया। उसको मैसेज नहीं किया उसने मेरे को। ठीक है ठीक है, मैं उसको याद कर रही थी एक्चुअली, मैं खुद दिशाहीन हो गई थी तो मैंने याद किया था उसको। ठीक है, चलो समझ में आ गया, थैंक यू। अब इसमें इन्होंने बच्चों क्या बोला है, जब दो मैग्नेट है और एक कॉइल है, पर अगर दोनों ही कॉइल को आमने सामने बिठा दिया तो क्या होगा। तो इधर देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, वन कॉइल इज कनेक्टेड, वन कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज with the battery, rheostat and key, while the ends of the other coil are connected to a galvanometer. The coil which consists of a source of EMF is termed as a primary coil, while the other is act as a secondary coil. देखो बच्चों, जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उसके अंदर है ना कैसा होता है ना, ट्रांसफॉर्मर देखो दिखने में ऐसा होता है, मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया, इस तरह ऐसे आयरन की ऐसी वाइंडिंग होती है उसके अंदर। पर प्रैक्टिकली बच्चों आप इसको बनाते हो ना, तो ये ऐसे होता है, ऐसा होता है। तो कभी भी ट्रांसफॉर्मर बच्चों ऐसा होता है, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, दो उन दोनों से मिलके ही बनता है। तो इधर क्या बोला है, द कॉइल विच कंसिस्ट, द कॉइल ऊपर सबसे देखो, जी के में जहाँ पे कैपिटल जी लिखा है, द कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ इज टर्म्ड एज अ प्राइमरी, मतलब जिस तरफ से पावर सप्लाई कनेक्टेड है कॉइल में। अभी देखो आपको दिखाती हूँ, पावर सप्लाई किधर से कनेक्टेड है, ये देखो इधर दो कॉइल है, कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2। बट ये जो फर्स्ट कॉइल है ना, ये कॉइल बैटरी से कनेक्टेड है। तो जो कॉइल भी, कॉइल का जो हिस्सा बैटरी से कनेक्टेड होता है ना बच्चों, वो प्राइमरी होता है, और उसके अलावा जो दूसरा होता है वो सेकेंडरी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, the coil which consists of a source of EMF is termed as a primary coil while the other as a secondary coil.
With these two coils, following observation are made. When the circuit in a primary coil is closed or broken, a momentary deflection is produced in a galvanometer at the time of make or break. When the circuit is closed or broken, the direction of deflection in the galvanometer are opposite to each other. मतलब इस लाइन का इन शॉर्ट मतलब ये है बच्चों कि ये जो आपने कॉइल देखा, ठीक है, ये कॉइल में आपने देखा यहाँ पे देखो की लगा है, ठीक है, ये की लगा है, तो की जब बंद रहेगा तो ऑब्वियसली यहाँ से जो भी बैटरी से करंट निकलेगा वो इस कॉइल में जाएगा। और कॉइल एक कॉइल से, और कैसा होता है ना ट्रांसफार्मर में जहाँ पे दो कॉइल लगे होते हैं ना बच्चों, वहां पे ना म्यूचुअल इंडक्शन होता है। अब ये म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि एक कॉइल में जो भी करंट डेवलप होगा ना, वो कॉइल से जितना भी करंट डेवलप होगा वो दूसरे को ट्रांसफर होगा, और उसी समय दूसरे के पास जितना भी करंट डेवलप हुआ रहता है ना बच्चों, वो फर्स्ट को ट्रांसफर होता है। ऐसा फंडा होता है। तो वहां पे क्या बोला गया उस पॉइंट में कि अगर आपने की बंद किया तो जो भी करंट, अगर मान लो कोई करंट यहाँ से इधर ऐसे जा रहा है और फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो करंट ऐसे जाएगा, और अचानक से अगर आपने इसको अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, मतलब कॉइल को उल्टा कर दिया, तो ये जो करंट ऐसे जा रहा था वो करंट ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे फिर ऐसे, मतलब वो अपना फ्लो बदली कर देगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं बोलूँ साउथ से नॉर्थ अगर कोई चीज ऐसे जा रही है, अगर मैं नॉर्थ और साउथ का डायग्राम बनाऊंगी तो ये डायग्राम शायद उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ा होगा बच्चों, कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या बोलता है कि हर एक चीज नॉर्थ से स्टार्ट होता है साउथ में जाता है, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। पढ़ा है ना आपने ये सारी चीजें, तो वही चीज बच्चों इसने यहाँ पे बताई है। तो इन शॉर्ट ये पढ़ने के लिए अपने को मैग्नेट का आइडिया होना चाहिए, प्लस ये चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले उसका आइडिया होना चाहिए। और मैंने वो पूरी सारी चीजें आपको कल के लेक्चर में ही मैंने सारी चीजें आपको बता दी है, ठीक है। तो आई होप आपको आइडिया आया होगा कि इधर क्या बोला जा रहा है। अब इधर आगे क्या बोला गया है, व्हेन द सर्किट इन अ प्राइमरी कॉइल, फर्स्ट वन देखो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। When a circuit in a primary coil is closed or broken, a momentary action is produced. Okay, हाँ, ये first हो चुका है, correct. Second point, when there is a relative motion between the two coil. Relative motion मतलब क्या बच्चों? एक coil दूसरे के पास जा रहा है, अपनी चीजें भेज रहा है, और दूसरा वाला coil पहली वाली की चीजों को अपनी मतलब चीजों मतलब अपना जो इलेक्ट्रिक लाइंस उसने डेवलप किया है। पावर सप्लाई जब चालू होता है ना तो कॉइल वन के पास जाता है, पर कॉइल वन और कॉइल टू बेसिकली ट्रांसफार्मर में इतने नजदीक रखा जाता है कि एक का असर दूसरे पे पड़े और दूसरा जितना भी करंट डेवलप करे उसका असर पहले पे भी पड़े। मतलब इन शॉर्ट अगर तुम क्लास में किसी दो बच्चे को एक साथ बिठाओगे तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि साल भर दोनों मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, उनका बोलना एक दूसरे से ज्यादा चालू रहेगा। हालांकि स्टार्टिंग में कोई नहीं पहचानेगा पर धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा ना। वैसे यहाँ होता है जब दो कॉइल को अगल बगल बिठा दिया तो उनमें एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होगा कि पहली वाली चीज दूसरे पे ट्रांसफर, दूसरी वाली चीज पहले पे ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला गया है व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब ऑब्वियसली एक का दूसरे में आना और दूसरे का पहले में जो भी करंट या लाइंस का आना जाना, दैट इज रिलेटिव मोशन। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कॉइल, an induced current is produced in the secondary coil but it exists so long as there is a relative motion between the two coils. एक्चुअली में बच्चों क्या होता है ना, मैग्नेटिक का पावर ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिक का पावर सबसे ज्यादा वही होता है बच्चों। मैग्नेटिक पावरफुल होता है पर मैग्नेटिक को पावरफुल बनाना पड़ता है, मतलब इस तरह ट्रिक को यूज करके, मतलब ऐसे एक दो कॉइल को एकदम नजदीक रखो जिसके उसमें उसमें मैग्नेटिक लाइन का इंटरेक्शन हो। पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब बेसिकली वो बहुत ही मतलब ज्यादा पावरफुल होता है। तो मैग्नेटिक को जब आप पावरफुल बनाते हो तो आप अगर मैग्नेटिक चीज को अगर तुरंत कट भी कर देते हो ना तो तुरंत उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट कभी खत्म नहीं होता है, इट टुक टाइम। तो यहाँ पे उसने वही बोला है कि सेकेंडरी कॉइल बट इज एग्जिस्ट सो लॉन्ग, मतलब आपने कोई चीज कट भी कर दी तो इतना कि उसमें जितना पहले से मोशन हुआ रहेगा उसका असर थोड़ा बहुत तो रहता है। जैसे अभी आप गाड़ी को ब्रेक मारते हो तो गाड़ी को ब्रेक मारते तो क्या गाड़ी ऑन द स्पॉट उसी जगह पे रुकती है क्या? नहीं, वो थोड़ा 1 मीटर दूरी पे जाके रुकेगी क्योंकि जितना आपने पहले से इफेक्ट देके रखा है वो असर उसके ऊपर बरकरार रहता है वैसा। फिर बच्चों यहाँ पे इसने आगे क्या बोला है, व्हेन द करंट इन अ प्राइमरी कॉइल इज चेंज। तो ओके अभी चलो ये आगे मुझे इतना पढ़ाने की जरूरत नहीं है बच्चों, इसमें जो बोला जा रहा है ना उसका मैं इन शॉर्ट मीनिंग बता देती हूँ। इसमें ये बोला जा रहा है बच्चों कि अगर सपोज यहाँ पे सपोज 10 वोल्टेज पावर सप्लाई दे रही थी, चीजें यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रही थी या यहाँ से यहाँ हो रही थी, अब अचानक से 10 वोल्ट की जगह पे मैं 5 वोल्ट दूं या मैं 15 वोल्ट दूं, क्या होगा? इसकी वजह से इस कॉइल के अंदर जो डेवलप हुआ जो करंट है या जो वोल्टेज है डेफिनेटली उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा। और इस इफेक्ट के आने की वजह से क्या होगा, इसकी मैग्नेटिक लाइन से असर पड़ेगा। और आपको भी पता है बच्चों मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को इन शॉर्ट अपन क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं। मैंने आपको बोला था अपने लास्ट चैप्टर में भी मैंने ये चीज आपको पढ़ाई थी बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ना बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है फ्लक्स अपॉन एरिया। और ये फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। अभी हम लोग मैग्नेटिज्म वाला पार्ट पढ़ रहे हैं तो इस फ्लक्स को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। अगर हम बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ रहे होते तो इस फ्लक्स को हम लोग इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बोल रहे हो, ठीक है। तो अभी क्या है ना, अभी जितनी भी मैं चीजें पढ़ा रही हूँ
आप सिर्फ एक ही काम करो कि आप टेक्स्ट बुक के पीछे भागना है, भाग सकते हो। अगर समझ में आया तो डेफिनेटली पढ़ो। अगर टेक्स्ट बुक समझ में नहीं आ रहा है पर लेक्चर में ध्यान दे रहे हो, लेक्चर क्लियर हो रहा है, ठीक है, तो आप एक काम करो, अभी स्टार्टिंग के आने वाले और 2 लेक्चर है ना, आप ध्यान से सुनो। और अगर आप बुक पढ़ रहे हो और आपको बुक से ऐसा लग रहा है कि नहीं बुक कंफ्यूज कर रहा है, मैम पढ़ा रही थी, मैम का पढ़ाने से इजी लग रहा था पर बुक कंफ्यूज कर रहे, तो आप क्या करो, और 2 लेक्चर है ना, बुक उठाओ भी मत। मेरे पढ़ाने के बाद है ना, मेरी ही लेक्चर सुन लो, या मैंने मेरे लेक्चर में क्या बताया वो रिकॉल कर लो, या मेरे लेक्चर सुन के आपने कुछ लिखा होगा बगल में साइड में कुछ, वो रिकॉल कर लो, ठीक है। क्योंकि 2 लेक्चर और होंगे ना, उसके बाद में है ना, आपको इस चैप्टर की पूरी क्लैरिटी हो जाएगी और आपको इतनी गारंटी है मुझे कि आपको सारी चीजें एकदम वर्बली क्लियर हो जाएगी दिमाग में। फिर आपको ये चैप्टर और भी मजेदार और इंटरेस्टिंग लगने लगेगा, ठीक है, और भी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपको और भी इजी साउंड करेगा, ठीक है। तो आप, हर एक बच्चा इंडिपेंडेंट अलग अलग होता है। किसी बच्चे को पढ़ के क्लियर होगा, किसी बच्चे को ऐसा होगा कि नहीं सुन के ही ज्यादा क्लियर हो रहा है, बुक पढ़ के थोड़ा वैसा लग रहा है। तो जिसका जैसा रहेगा, एट दी एंड एक ही चीज याद रखना, आपको मजा आने से मतलब है, ठीक है। आपको उस चीज का जितना अच्छे से नॉलेज हो उससे मतलब है। इसमें जबरदस्ती नहीं है कि जाकर टेक्स्ट बुक उठा के ही देखो, भले ही हार्ड चैप्टर है तो टेक्स्ट बुक उठा के देखो। चैप्टर हार्ड नहीं है, चैप्टर के टर्म्स में है, बस यही चीज है। और जो कि मैं लास्ट लेक्चर से क्लियर आउट करा रही हूँ। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन यू, ईच एंड एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। तो आप कैसे पढ़ रहे हो, दूसरा का तरीका में भी शायद डिफरेंट हो सकता है, तो आपको क्वेश्चन नहीं उठाना है किसी के ऊपर, हर किसी को उसकी हेल्प पे छोड़ दो। उसका मेन मकसद है चैप्टर को समझना, ठीक है। तो बच्चों अगला जो है वही दिखाया है कि लाइंस ऑफ फोर्स कम ज्यादा होंगे तो उसका असर फ्लक्स पे होगा। और बच्चों आपको मैं पहले ही बता दूं, अगर फ्लक्स में असर होता है ना, तो फ्लक्स की वजह से सीधा असर करंट पे पड़ता है, और करंट की वजह से सीधा असर वोल्टेज पे पड़ता है। अगर फ्लक्स लाइन ऑफ फोर्स कम ज्यादा हुई बच्चों, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, फिर इंड्यूस करंट भी कम हो जाएगा, और फिर इंड्यूस जो ईएमएफ है वो भी कम हो जाएगा। तो एट दी एंड बच्चों, ये जो ई और आई आपने पहले से पढ़ा है कि करंट आता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, और अपने को ये चैप्टर सिखा रहे हैं कि जितनी ज्यादा लाइनें होती हैं उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स भी, करंट और फ्लक्स ही वोल्टेज, इन सब फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये अपने को ये चैप्टर सिखा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी सारी चीजें दी हुई है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे अगला क्या है, फेरेडेस लॉ। अब ये जो भी चीजें हमने पढ़ी है बच्चों, ये सिर्फ समझने की थी। अभी काम की चीजें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, आप इधर देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ। फेरेडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी आप इसको पढ़ोगे ना, मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप इसको पढ़ो ना, आपके सामने जो भी मैग्नेटिज्म की जो पिक्चर आए, आप उसको अपने सामने डेफिनेटली बच्चों रखो। क्योंकि जब आपके सामने उसकी पिक्चर रेडी रहेगी ना, तो आपको सारी चीजें एकदम फटक से समझ में आएगी। और आप सिर्फ सुनने के बाद में सिर्फ अपना दिमाग में थोड़ा भी पिक्चराइजेशन नहीं कर रहे कि ये जो मैम बता रही है इसका लेना देना प्रैक्टिकली किन चीजों से है। आपके सामने वो मैग्नेटिक का या कोई भी चीज का अगर डायग्राम सामने नहीं आ रहा है, तो बच्चों आप नहीं समझ, मतलब आप अभी समझ लोगे, पर अगर आपसे किसी ने 4 दिन बाद पूछा ना कि भाई तुमने क्या पढ़ा था, तुमको कुछ नहीं आएगा। तो मैं जो भी चीज पढ़ूं अपने दिमाग में उसका विजुअलाइजेशन बनाऊं कि हाँ मैम ऐसा जो बता रही है। क्योंकि मैंने कल के लेक्चर में और इवन आज मैंने इतनी सारी चीजें डिस्कस की है कि मैं ये जरूर मतलब एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आप लोगों से कि आप विजुअलाइजेशन कर ले जाओगे। तो यहाँ पे बच्चों क्या दिया है सबसे पहले, on the basis of experimental evidence, Faraday enunciated following laws concerning electromagnetic induction. First law is what? Whenever there is a change in magnetic flux in a closed circuit, the induced EMF is produced in the circuit. Obviously, मैंने अभी आपको कुछ देर पहले वही बोला, मैग्नेटिक फ्लक्स में कम ज्यादा होगा तो इंड्यूस करंट कम ज्यादा होगा, और इंड्यूस ईएमएफ भी कम ज्यादा होगा। अगर फ्लक्स बढ़ गया तो इंड्यूस करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा है, इसका मतलब नॉर्थ एंड साउथ का इंटरेक्शन ज्यादा हुआ रहेगा, और ऑब्वियसली इंटरेक्शन ज्यादा है मतलब लाइंस ज्यादा डेवलप हुई होंगी, और लाइंस को ही तो फ्लक्स बोलते हैं। और फ्लक्स ज्यादा होगा तो डेफिनेटली करंट ज्यादा होगा, और उसकी वजह से डेफिनेटली वोल्टेज ज्यादा होगा, ठीक है। ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर बच्चों, ठीक है। ये बिल्कुल कैसा है, जैसे अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ क्या पढ़ा था, V इक्वल्स टू आई आर। फिर अपन ने क्या पढ़ा था, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। तो अपन पढ़ते नहीं थे ओम्स लॉ में, जितना ज्यादा चार्ज है उतना ज्यादा करंट होएगा, और जितना ज्यादा करंट है उतना ज्यादा वोल्टेज होगा। वैसे ही बच्चों यहाँ का फंडा है, जितना फ्लक्स उतना करंट और उतना इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो अब फेराडे का सेकंड लॉ जो है वो क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। अब जो इधर बच्चों वर्ड आया है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये रेट वर्ड कब आता है, जब नीचे टाइम आता है। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मतलब डी फाई बाय डी टी। और वही नीचे हुआ भी है, फ्लक्स को ऐसे लिख दिया, फिर
if phi is magnetic flux linked with the coil at any instant t, then the induced EMF is. तो आप यहाँ पे देखो बच्चों, E is d phi by dt. अब भी डायरेक्शनल सिंबल गया, सेकंड प्रिंसिपल पे क्या है, डायरेक्शनल गया बच्चों, फिर वहां पे कांस्टेंट किया गया. अब आगे क्या है, हियर E, phi and T are measured in same system of unit where K is equal to 1. Now E is equals to d phi by dt. अब यहाँ पे आगे कैसा है बच्चों कि ये फैराडे ने डिस्क्राइब जरूर किया. फैराडे ने क्या बोला, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे से लिंक रहेंगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे से लिंक रहेगी, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होएगा. एंड जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा और वो जितने कम टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाएगा, उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा. ये फैराडे ने अपने फर्स्ट और सेकंड प्रिंसिपल में बताया. बट ही मेड अ सर्टेन मिस्टेक. उसने क्या किया, उसने माइनस साइन डालना भूल गया. अब ये माइनस साइन का यहाँ पे क्या लेना देना है वो मैं बताती हूँ. यहाँ पे माइनस साइन का लेना देना ऐसा है बच्चों कि इफ वी कंबाइन द एक्सप्रेशन विद द फर्स्ट लॉ, E is minus d phi by dt. Phi is flux associated with the single turn. देखो वो जो ये बोल रहा है ना, फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद द सिंगल टर्न, ये कहाँ से आया बच्चों, देखो अपन ने वो कॉइल का डायग्राम देखा अभी कुछ देर पहले, देखो ये कॉइल का डायग्राम. तो कॉइल में बच्चों कैसा होता है ना, ऐसे होता है कॉइल, वो जो आपने भी एग्जांपल दिया ना रेलवे स्टेशन वाला. तो जितने ज्यादा कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा, उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा है मतलब नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स भी ज्यादा है. वैसा होता है. यहाँ पे देखो क्या लिखा है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, if phi is the flux associated with a single turn, then the total magnetic flux in a coil consisting of n turns is. मतलब अगर आपके पास सपोज मान लो नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो बस आप क्या करो, इधर n एक मल्टीप्लाई मार दो, बस n मल्टीप्लाई मार दो कि भाई इधर मैंने नंबर ऑफ यूज किया. अब इधर माइनस साइन कैसा है, उसका मीनिंग अगर ये टेक्स्ट बुक वाले ने दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो मैं खुद से आपको बता दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट. अब इधर थोड़ा सा देखते हैं, कई बार माइनस साइन का कुछ मीनिंग दिया है, नहीं दिया इन्होंने. चलो कोई बात नहीं, यही पढ़ लेते हैं. हाँ यहाँ पे क्या है बच्चों, दिस इज नोन एज फ्लक्स रूल. ये वाला प्रिंसिपल फ्लक्स रूल मतलब कैसा होता है ना, ये फ्लक्स रूल देखो मैं बताती हूँ. मींस इसको फर्स्ट इक्वेशन से कंबाइन करेंगे तो माइनस कैसे आएगा वहाँ पे, बताओ ना एक बार. मैम उसने माइनस बच्चे उसने माइनस नहीं बताया है, वो उसकी मिस्टेक है. मैं माइनस का मतलब बता दूंगी, डोंट वरी. मुझे थोड़ा एक मुझे आई थिंक 2-4 मिनट का और टाइम दो, मैं माइनस का मीनिंग बता दूंगी. अब यहाँ पे कैसा है, ये माइनस साइन कहाँ से आया, इन्होंने कुछ बोला नहीं है. अभी फर्स्ट एक्सप्रेशन से कंबाइन करेंगे, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में उसने जो बोला है एक्चुअली कंबाइन करोगे तो माइनस साइन का कुछ अता पता बनता नहीं है. उसका सर हाथ पैर टांग कुछ उसका अता पता ही नहीं चल रहा है कि माइनस साइन का फर्स्ट से लेना है देना क्या है. ठीक है चलो कोई बात नहीं, वैसे बुक तो अच्छी बनाई है, पर ये माइनस साइन का क्या गड़बड़ किया है जाने दो, कोई बात नहीं मैं बता देती हूँ. एक्चुअली बच्चों कैसा होता है ना, फैराडे ने लो ने क्या किया देखो मैं बताती हूँ. अपन जब ओम्स लो पढ़ते थे, एक प्लस साइन लेते थे, एक माइनस लेते थे. बेसिकली अपने स्कूल लेवल में क्या पढ़ा होगा कि जो करंट है ना वो माइनस से चालू होकर प्लस तक जाता है. पर आपने कभी भी कन्वेंशनली ये माइनस साइन कभी भी ऐसे कभी नहीं लिखा होगा उसको कि v इज इक्वल टू माइनस आई आर, क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा है कि कन्वेंशनली वी आर अवॉइडिंग माइनस साइन. तो हम लोग क्या रट्टा मार के बड़े हुए हैं कि प्लस से चीजें माइनस तक जाती हैं, पर एक्चुअली में सच्चाई ये चीजें माइनस से प्लस जाती है. तो ये माइनस साइन आना चाहिए था जो कि नहीं डाला गया. चलो छोड़ो जाने दो. तो ये जो हमारे तब पे फेराडे ने क्या बोला कि ऑरस्टेड ने जो प्रिंसिपल डिराइव है कि मैग्नेटिक फ्लक्स नाम की भी कोई चीज होती है, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उतना ज्यादा करंट होता है, ये सारी चीजें उसने बताई. तो उसने क्या बोला, जिधर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स रहेगा उतना ज्यादा वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, वो उसने बताया. ठीक है. फिर उसने उसको डिराइव करने के लिए ना अपना फॉर्मूला भी दे दिया कि देखो भाई जितना तुम फ्लक्स डेवलप करोगे और जितने कम टाइम में उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा. मतलब फ्लक्स डेवलप भी हो जाए और कम से कम टाइम में भी डेवलप हो जाए तो ई डेफिनेटली बढ़ेगा. क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा फ्लक्स उतना ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ, पर टाइम कम लगना चाहिए. टाइम कम लग रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ डेफिनेटली ज्यादा ही रहेगा. ये इसने प्रिंसिपल बता दी. बट अनफॉर्चुनेटली इसने एक चीज, हाँ अनफॉर्चुनेटली वाली बात बाद में बताती हूँ. हाँ अब अगर सपोज किसी कॉइल में सामने वाला तुमको बोलना चाहे इस कॉइल में इतने नंबर ऑफ टर्न्स है जिसकी वजह से इतना फ्लक्स डेवलप हुआ, तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए बस इधर मल्टीप्लाई बाय एन कर देने का. अगर नंबर ऑफ टर्न्स वहां पे मौजूद है तो इधर से पेन लिख देने का. अगर नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में किसी ने कोई डिस्कशन किया ही नहीं है तो जस्ट राइट डाउन डी फाइव बाई डी टी, और अगर नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन लिख दो. अब हुआ क्या कि फेराडे ने ये प्रिंसिपल तो बता दिया, पर फेराडे ने क्या किया, वो माइनस साइन वाला फंडा वो नहीं डाला. उसने क्या बोला कि ये प्रिंसिपल आप यूज करो मैग्नेटिक का, आपको हर एक जगह पे परफेक्ट रीडिंग मिलेगी. पर ये रीडिंग परफेक्ट नहीं है. क्यों परफेक्ट नहीं है कि चलो ओम्स लॉ में खामियां थी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड है,
क्योंकि बहुत सारी खामियां हैं, एक माइनस साइन भी खामी है कि भाई करंट जब माइनस से जा रहा है तो माइनस साइन लिखो ना, उधर क्यों नहीं लिखते? तो हुआ क्या कि फेरेडे ने अपना एक फॉर्मूला प्रूव तो किया और उसने एक माइनस साइन नहीं डाला, और ये माइनस साइन डालना जरूरी था। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल्स टू आई आर में ये आर क्या करता है, करंट को अपोज करता है, उसकी वजह से माइनस साइन भी आता है। प्लस बैटरी का करंट भी जो होता है वो माइनस से पॉजिटिव जाता है, तो कहीं ना कहीं माइनस का रोल है, पर कहीं पे फॉर्मूले में माइनस साइन दिखता भी नहीं है। तो जब हम लोग बच्चों ये वाला फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ना इस चैप्टर से रिलेटेड, E इज इक्वल टू आई एक्स टी या आई एक्सएल, तो इन दोनों फॉर्मूले ने क्या बोला कि भाई माइनस साइन आना चाहिए। अब माइनस साइन आने के लिए उन्होंने क्या बोला कि भैया एक्सी और एक्सएल का क्वेश्चन तो बात की बात है, पहले वो जो फ्लक्स डेवलप हुआ, तो वो फ्लक्स भी क्या करता है, करंट को अपोज ही करता है, जो काम रेजिस्टर करता है करंट को अपोज करने का। अभी कैसा होता है ना, ये अपना कॉइल है, कोई भी चीज अगर यहाँ तुमने सपोज यहाँ से सपोज यहाँ पे एक बैटरी, एसी की बैटरी एक्चुअली ऐसी होती है, एसी में आप ऐसा वाला बैटरी नहीं लगा सकते, मैं पहले क्लियर कर दूँ। एसी की बैटरी है ना ऐसी होती है, आपने कभी ना कभी सिंबल देखा होगा, एसी की बैटरी ऐसी होती है। तो होता क्या है, अगर सपोज मैं करंट यहाँ से भेजूं, अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो कॉइल है, कॉइल का मतलब होता है इंडक्टर, इंडक्टर क्या करता है, करंट को बढ़ाने का ही काम करता है। तो होता क्या है बच्चों, चीज यहाँ से इधर ऊपर जाती है ना, करंट सपोज यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है, तो ये ऑब्वियसली कॉइल में जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स रहेंगे उतने ज्यादा करंट ज्यादा बढ़ेगा। बट कंडीशन अप्लाई कि जब भी कोई चीज इधर जाती है तो ये कॉइल भी क्या करता है, इस कॉइल को भी एक आदत होती है कि वो चीजों को अपोज करता है, जैसे रजिस्टर ओम्स लॉ में करता है या डीसी फील्ड में करता है, वैसे एसी फील्ड में एल भी वही काम करता है। अगर मैं यहाँ पे एल ना लगा के सी भी लगाती, कैपेसिटर भी लगा देती, कैपेसिटर का भी वही काम है, जो भी चीज इसके पास आएगी ना ये इसको अपोज मारेगा, अपोज मारना मतलब उल्टे डायरेक्शन भेजना। तो जब कोई चीज उल्टे डायरेक्शन में जाएगी तो माइनस साइन आनी चाहिए उधर। हाँ, एल और सी भेजते अपोजिट डायरेक्शन में जरूर है, पर एक करंट को अच्छा खासा प्रोड्यूस करके भी देते हैं, मतलब अगर तुमको 10 का 50 बनाना है या 10 का 4 बनाना है, वो तुमको दोनों करके देंगे, तभी तो एसी फील्ड का इतना नाम है, इतना हर जगह यूज होता है। तो फेरेडे ने क्या किया, फेरेडे ने अपना पूरा प्रिंसिपल डिराइव किया, पर उसने वो माइनस साइन नहीं डाला। इसके लिए जो फेरेडे का प्रिंसिपल है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो काफी हद तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। लोगों ने बोला कि यार अगर मैं उधर इंडक्टर लगाऊं, कॉइल लगाऊं या इंडक्ट मतलब अपना कैपेसिटर लगाऊं, चीजें उल्टे डायरेक्शन में भेजी जा रही, तो माइनस साइन भी डालो ना, आप छोड़ क्यों रहे हो? तो फेरेडे से वही गलती होगी, ठीक है। तो फेरेडे का फर्स्ट प्रिंसिपल और सेकंड प्रिंसिपल तो ठीक है, पर इन दोनों प्रिंसिपल में बच्चों माइनस साइन था ही, इसके लिए फेरेडे का प्रिंसिपल है ना अवॉइड हो गया। फिर हमारे पास अगला साइंटिस्ट आया लेंस। ये जो लेंस था ना बच्चों, ये लेंस ने साफ साफ बोला कि बच्चा स्कूल लेवल से एक चीज पढ़ता आ रहा है कि जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट में चीजें नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, ठीक है, और वो कैसी जाती है, क्लॉकवाइज जाती है। और साउथ से नॉर्थ कैसी, सॉरी, चीजें नॉर्थ से साउथ जाती है, मैम फिर साउथ से नॉर्थ जाती है। हाँ मैम वो पीछे 266 बंद करो ना एक मिनट। हाँ, इसमें क्या, तो मैम इधर फाई इज इक्वल टू फाई डैश कैसे, वो क्या है कौन सी चीज? मैम? वो उधर फाई इज इक्वल टू एन फाई है ना, मतलब ये फ्लक्स, हाँ, फाई इज इक्वल टू एन फाई डैश। हाँ, इसके ऊपर ध्यान मत दे बच्चा, वो मैंने अभी वही तो बताया ना तुझे कि E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी होता है। अगर किसी कॉइल में क्वेश्चन देने वाले ने फ्लक्स और टाइम के साथ साथ नंबर ऑफ टर्न्स दिया है तो बस n मल्टीप्लाई कर देना, बाकी इसके ऊपर ध्यान मत दे इसमें क्या लिखा है। इतना सा फॉर्मूला है अपना, नंबर ऑफ टर्न्स अगर 1 है, अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो अपना फॉर्मूला इतने में ही खत्म हो जाता है कि E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। और अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न्स दिया है सामने वाले ने, ये कॉइल था ना, इस कॉइल में 50 नंबर ऑफ टर्न्स थे, तो आप बस n मल्टीप्लाई में इधर 50 लिख देना बस। तो ये भी वही है, मैंने जो बताया वो भी वही है, जो मैंने बताया जो इसने बताया, बात तो एक ही होगी। इस पे इतना ध्यान मत दो, यही फॉर्मूले को लो, बस वो माइनस साइन डालना नहीं है फेरेडे में, क्योंकि फेरेडे ने माइनस साइन के बारे में नहीं बताया था। अंडरस्टूड? समझा कि नहीं? हाँ मैम। हाँ, तो बच्चे उसके ऊपर मत ध्यान दे, उसके ऊपर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उसके ऊपर ध्यान मत दे। ये अपना बच्चा किधर है, अभिषेक शुक्ला आया है, और कौन आया है? ठीक है, ओके। हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जब लेंस में अपन आते हैं ना, तो लेंस लोग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या बोला कि हाँ सही बात है, माइनस साइन आना चाहिए। क्यों ऐसा? क्योंकि बच्चों आप लोगों ने वो मैग्नेटिक लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी
कि जब चीजें नॉर्थ से साउथ जा रही है तो वो कैसे एंटी क्लॉकवाइज में जा रही है, और जब कोई चीज साउथ से नॉर्थ आती है ना तो वो क्लॉकवाइज आती है। तो उसने इधर से ही लेंस ने बोला कि जब आप मैग्नेटिक वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा चीजें नॉर्थ टू साउथ जा रही है तो चीजों को क्लॉकवाइज जाना चाहिए था ताकि माइनस साइन ना आए, और जब कोई चीज साउथ से नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रही है तो डेफिनेटली वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था। तो ये चीजें होती ही नहीं है, क्योंकि अगर आप मैग्नेटिक लेंस की प्रॉपर्टी पढ़ो 11th के टेक्स्ट बुक उठा के, आपको पता चलेगा जो लाइनें होती हैं नॉर्थ से साउथ जो जाती है मैग्नेटिक, वो क्लॉकवाइज फॉर्मेट में ना जाके एंटी क्लॉकवाइज में जाती है, और जब साउथ से नॉर्थ जाती है तब उसको एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए था, पर वो क्लॉकवाइज जाती है, मतलब उल्टा डायरेक्शन वो घूमती है। तो इस जगह पे उल्टा डायरेक्शन क्यों होता है? क्योंकि कॉइल जो होता है वो भी एक रजिस्टर के जैसा ही काम करता है, जैसे रजिस्टर करंट को अपोज करता है वैसे कॉइल भी जब उसका कोई करंट आता है तो वो उसको अपोज करता है, वो उसको उल्टे डायरेक्शन में भेजता है। तो हर जगह पे जब चीजें उल्टे डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस साइन आना चाहिए था। तो बच्चों जो ये साइंटिस्ट लेंस है ना, इन्होंने वो माइनस साइन लाया बीच में, और इनके माइनस साइन आने की वजह से जो ये वाला फॉर्मूला है E इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, हाँ अगर नंबर ऑफ टर्न्स दिया रहेगा तो इधर n मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वाला फॉर्मूला फिर हर जगह पे यूज होने लगा। इवन आपका जो ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग है वो भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर भी अभी वो कैसे वर्क करता है वो अपन को चैप्टर में आगे मिलेगा बच्चों। ये मत सोचो कि यार ये चीज कहाँ है, वो इस चैप्टर में एक एक चीज का मतलब क्या बोलते हैं आंसर दिया गया है, बट आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, वो पॉइंट आते आते आपको वेट करना पड़ेगा। एक साथ एक झटके में सारी चीजें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अपने को प्रैक्टिकली तो चीजें समझनी है प्लस थियोरेटिकली तो समझनी है कि कौन सी थियोरी से इन्फ्लुएंस हुआ है, क्यों ये टर्म एंड कंडीशन ऐसे ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट लेंस थे जिन्होंने इसके बारे में पूरा का पूरा आइडिया अपने को लाके दिया बच्चों। इसकी वजह से कैसा होता है ना कि हम लेंस लॉ को ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, अब लेंस लॉ ये प्रिंसिपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है लेंस लॉ? लेंस लॉ क्या बोलता है कि जब आप किसी मैग्नेट को किसी मैग्नेटिक मतलब किसी भी कॉइल के पास लेके जाते हो तो आप उसको उधर से एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो सॉरी, आप उस मैग्नेट को उठा के एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लेके जा रहे हो, कॉइल तक लेके जा रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप खुद से वो मेहनत कर रहे हो ना, यू आर डूइंग द मैकेनिकल वर्क। और जब आगे पीछे आप कॉइल को कर रहे हो, क्योंकि कैसा होता है ना, आप मैग्नेट को कॉइल के क्यों लेके जाते हो, ताकि आप चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट हो, और वो मैग्नेटिक इफेक्ट जितना ज्यादा जनरेट होगा ना बच्चों, वो उतना ज्यादा एसी करंट डेवलप करे, और जितना ज्यादा एसी करंट डेवलप होगा ना, हम अपने आसपास की ट्यूबलाइट हो या कोई भी फ्रिज रेफ्रिजरेटर हो, हालांकि फ्रिज रेफ्रिजरेटर को बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए रहता है, अपना नॉर्मल ट्यूबलाइट फैन, ये बहुत सारी चीजों को हम एक झटके में वर्क करवा सकते हैं। तो ये सब पैदा करने के लिए जरूरी नहीं हमारे पास एवरएडी का बैटरी लेकर आए जो मैंने मैग्नेटिज्म पढ़ा था। अभी हम मैग्नेटिक इफेक्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम हर एक चीज को ओम्स लॉ के हिसाब से नहीं देख रहे, अब हमारे एक चीज को एसी फील्ड के हिसाब से देख रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज समझाई गई है। तो लेंस ने क्या बोला, जब आप किसी भी मैग्नेट को कॉइल के अगल बगल रखते हो या बार बार आगे पीछे कर रहे हो, तो आप खुद से वो मेहनत करो, यू आर परफॉर्मिंग द वर्क, मतलब यू आर डूइंग अ मैकेनिकल वर्क। और जब वो अंदर बार हो रहा है कॉइल, वो मैग्नेट कॉइल के अंदर बार हो रहा है, तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट तो जनरेट करेगा ही करेगा, पक्की बात है। नॉर्थ एंड साउथ एक दूसरे के अट्रैक्ट होंगे तो क्या जनरेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ही जनरेट करेंगे ना। और वो मैग्नेटिक इफेक्ट कहीं ना कहीं स्टोर होगा, बगल में शायद कैपेसिटर पड़ा होगा, वो ही स्टोर कर लेता होगा। तो वो स्टोर हो रहा है, मतलब वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो रही है ना वहाँ पे, क्योंकि उसके थ्रू जो एनर्जी जनरेट हो रही है उस मैग्नेटिक के थ्रू, आप उससे इलेक्ट्रिसिटी फैन कुछ भी चला सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैकेनिकल वर्क डन आप जितना दे रहे हो उतना ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी दूसरी जगह पे डेवलप हो रही है। तो आप जितना अगर आप कम दोगे तो कम डेवलप होएगा, आप ज्यादा दोगे तो ज्यादा डेवलप होएगा। तो लेंस लॉ जो होता है, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं लिख के बताती हूँ, इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि जितना तुमने इनपुट दिया आउटपुट भी तुमको उतना मिल रहा है। ठीक है, तो जितना मैकेनिकल वर्क देते हो उतना ही आपको इलेक्ट्रिकल वर्क देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो, इधर इवन ये देखो एनर्जी कंजर्वेशन इन लेंस लॉ, देखो यहाँ पे दिया भी है, वी हैव लर्न दैट कॉज ऑफ इंड्यूस करंट मे बी एदर द मोशन ऑफ कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द स्टेशनरी सर्किट। मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में क्या होता है, आप किसी भी मैग्नेट को पॉइंट से अलग चेंज करो, और उस चेंज होने की वजह से ऑब्वियसली उसके करंट पे असर आएगा, क्योंकि जितना आप चेंज करोगे फ्लक्स कम ज्यादा होगा, उसकी वजह से करंट में बदलाव आएगा, उसकी वजह से उसके वोल्टेज में भी बदलाव आएगा। तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो इधर क्या बोला गया है, यहाँ पे वही पूरा एग्जांपल दिया है जो मैंने अभी आपको लेंस लॉ का बताया। तो यहाँ पे बच्चों वही सारी चीजें दी हुई है लेंस लॉ की पूरी, देखो मोशन ऑफ मैग्नेट टुवर्ड अ लूप, देखो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, एक लूप बनाया है, इसके पास मैग्नेट रखा है, मैग्नेट इधर अंदर बार हो रहा है, और उस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है।
तो जो मैंने आपको बताया वो एकदम सिंपल एग्जांपल में बताया है, जो इन्होंने लेंस में बताया, वही सारी चीजें मैंने भी बताई है, कुछ अलग मैंने नहीं बताया बच्चों। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, देखो जो मैंने कंजर्वेशन एनर्जी बोला था, देखो इन्होंने दिया भी है, लेंस लॉ फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उन्होंने भी वो पूरे पन्ने पे उतना ही रामायण बताया जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, ठीक है। और वो शॉर्टकट में क्यों बता पाई, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें समझा चुकी हूँ। तो मेरा इस तरह से समझाने से एक्चुअली आपको चीजें ऑलरेडी फैमिलियर है, तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगी। अब उसी चीज को मैं अगर उसमें से पढ़ाने जाती तो पूरा का पूरा वो पढ़ना पड़ता, उसको समझना पड़ता, और एट द एंड कंक्लूजन ये निकलता कि यार ये चीज तो मैंने आपको अगले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में ही बता दी थी, ठीक है। इसके लिए वो पिछले वाले पन्ने से जो भी उसमें दिया हुआ है वो सारी चीजें मैंने आपको नॉर्मल सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन कर दी। आप उसको चाहिए तो घर पे बाद में देख भी सकते हो पढ़ के, अगर आपको रीड करना हो तो। अब इधर आगे क्या बोला है, लेंस लॉ फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल इफ एन इंड्यूस्ड करंट फ्लोज इन अ सर्किट in such a direction that it helps the cause the product produces it, then we will soon find the induced current and the magnetic flux penetrating the loop would lead to infinite growth। तो इधर इसने जो बताया, मैंने भी तो वही बताया कि मैग्नेट को आप जितना भी कॉइल के नजदीक लेके जाओगे उतना उधर क्या डेवलप होगा, फ्लक्स डेवलप होगा, और फ्लक्स डेवलप होगा तो डेफिनेटली वो करंट भी डेवलप करेगा उतना ज्यादा। तो वही चीजें इसने भी बताई है, मैंने सिंपल लैंग्वेज में बताई है। The induced current once started flowing in the loop would keep increasing indefinitely, producing the Joule heating at no extra cost, thus be self-sustaining. This will violate the law of conservation of energy. We thus see the Lenz's law is necessary consequence of the law of conservation of energy. Okay. अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो इधर चीजें बताई गई है वो क्या है कि जब आप कॉइल के पास मैग्नेट को बाहर अंदर बाहर कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वहां पे एक हीट भी प्रोड्यूस होता है, और वो हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ऑब्वियस सी बात है उसकी जितनी भी एनर्जी, जैसे सपोज मैंने अभी आपको बोला जो लेंस लॉ है इट इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सपोज मैंने जो मैकेनिकल एनर्जी दी, सपोज मैंने वो एक सेकेंड, सपोज जो मैंने एनर्जी खर्च की वो 5 तो मुझे 5 जूल मिलने वाला है। कहाँ ये 7 और कहाँ पे ये 5, तो ऑब्वियसली लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो वायलेट कर रहा है। हाँ दिया था 5 जूल, तो ऑब्वियसली मुझे 5 जूल एक्स्ट्रा मिलेगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन यहाँ तक बराबर चल रही है। पर जूल हीटिंग की वजह से 2 जूल एक्स्ट्रा आ गया ना उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से, तो कहीं ना कहीं ये 5 और 2 7 हो गया, क्योंकि मैं बार बार अंदर कर रही वो चीज गर्म हो रही, गर्म होकर और उसकी एनर्जी बढ़ गई, और आउटपुट में अगर मुझे 7 ना मिले तो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वायलेट हो रही है ना। और देखा जाए तो अगर आउटपुट में मुझे 5 मिल रहे हैं तो गलत क्या है, मैंने 5 दिया मुझे 5 मिल रहे हैं, पर गलत ये है 5+2 हीटिंग ऐसे 2 एक्स्ट्रा आया, वो 7 है तो नीचे भी तो 7 आना चाहिए, तो नीचे वाला क्यों 7 आएगा, उसने कौन से हीटिंग इफेक्ट की वजह से, उसने उसने बोला था कि हीटिंग इफेक्ट करूंगा नहीं, तो कहीं ना कहीं ये हीटिंग की वजह से जो आपका प्रिंसिपल है वो वायलेट हो रहा है, वो सामने वाला बस उतना ही समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे क्या बोला है, द अपोजिंग सेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट, the opposing sense of induced current is one manifestation of general statement of Lenz's law. Every effect of induction act in opposition to the cause that produces it. अब इस जो ये जो लाइन है, every effect of induction act in opposition to the cause that produces it. अब इसी यही मेन रीजन था वो माइनस साइन आने के पीछे, कि जहां पे भी जो भी चीज प्रोड्यूस हो रही है वहां पे ऑब्वियसली बात है, क्या इंडक्टर हो क्या कैपेसिटर हो, इवन रजिस्टर, हर एक चीज क्या करता है, करंट को उल्टा डायरेक्शन में भेजता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में से माइनस आना जरूरी है। तो इसने वही बोला, मतलब में से करंट निकला इधर इंडक्टर के पास गया, इसने तो करंट भेजा पर इस इंडक्टर ने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में इसको भेज डाला,
तो इसने वही बोला, एवरी इफेक्ट ऑफ इंडक्शन एक्ट इन अपोजिट टू कॉज द ऊपर की लाइन छोड़ो, बी वाला देखते हैं। आपने हाँ म्यूट को हाँ, मेरा वो गलती से म्यूट हो गया था, मैंने अनम्यूट किया अभी। वो उधर वो एरो है ना, वो एरो क्लिक करने गई तो उधर वो म्यूट का बटन था, तो उसकी जगह पे वो क्लिक हो गया। यहाँ पे है लेंस लॉ एंड फेराडे लॉ। अब देखो इधर ये अभी आप किसी बच्चे ने पूछा था कि मैम उधर याद करो वो अपन फेराडे का सेकंड प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, तो उसमें बोला था ना बाय यूजिंग फर्स्ट पॉइंट वी विल गेट ई इज माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो आपने बोला था मैम माइनस कैसे है, वो फर्स्ट की वजह से। तो बच्चों वो उधर उन्होंने कुछ भी लिखा है वो जाने दो, मैंने फेराडे का दो आपको बताया, उसमें क्या मिस्टेक थी वो बता दिया, वो मिस्टेक लेंस ने कैसे रेक्टिफाई की वो भी बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो फर्स्ट के से जो बोल रहा है, फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से वो माइनस साइन के बारे में कुछ पता भी चले, ठीक है। पर अभी अपने को पता चल गया है कि माइनस का क्या रोल होता है। अब हम लोग यहाँ पे करते हैं, कंसिडर द फेरेडेस लॉ, कंसिडर द फेरेडेस लॉ विद स्पेशल अटेंशन टू द नेगेटिव साइन। ओके, E is minus d phi by dt. Consider the area vector A of the loop perpendicular to the plane of loop is fixed and oriented parallel to the magnetic field. Okay. चलो ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। इसका मीनिंग ऐसा होता है बच्चों कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल का एक मैग्नेट रखा है, यहाँ पे साउथ पोल का रखा है। अब ये दोनों कॉइल भी हो सकते हैं, मैंने मैग्नेट लिया है, ठीक है। जब बच्चों इनके बीच में अट्रैक्शन होगा तो अट्रैक्शन में क्या इन्वॉल्व है, फ्लक्स इन्वॉल्व होता है, करेक्ट है। और मैंने एक चीज और बोला, जब इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होगी, कम डेवलप होगी, और डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, बढ़ जाएगी। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है ना, B इज इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन एरिया। तो बच्चों इसी फॉर्मूले का अगर मैं हेल्प लूँ, एक सेकंड, अगर मैं इसी फॉर्मूले का हेल्प लूँ, B इज इक्वल्स टू फ्लक्स अपॉन एरिया, तो फ्लक्स क्या आएगा बच्चों, B इंटू एरिया, आएगा कि नहीं आएगा। और प्लस मेरा ये दोनों मैग्नेट एक साथ एक ही ऐसे ही बैठा है, इनके बीच में एंगल को बन रहा है क्या, नहीं, थीटा इज 0 डिग्री। बट अगर ये ऐसा होता बच्चों, ये मेरा नॉर्थ पोल होता और मैं इधर कॉइल रखी होती, तो ये नॉर्थ पोल का लाइन इधर है, इधर तो कॉइल है नहीं, कॉइल तो इधर है, तो इधर एंगल बन रहा होता ना। तो अगर इधर एंगल बन रहा होता तो मैं ये फॉर्मूले को कैसे लिख रही होती, जो फ्लक्स इज बी डॉट ए है उसको मैं बी ए कॉस थीटा बोल रही हूँ, क्योंकि जिस लाइन से ये चीज बन रही है वो लाइन ऐसे जा रही है, तो ये बी ए कॉस थीटा हो जाता है। इसको मैं फिर से बना के बताती हूँ, देखो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ से यहाँ के बीच में कितनी दूरी है, एरिया, क्योंकि यहाँ से यहाँ ना कहीं सर्कुलर ऑर्बिट कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये एरिया ज्यादा रहेगा तो मैग्नेटिक इंडक्शन क्या रहेगा, कम, मतलब बी का एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बट बी का किसके साथ डायरेक्शनल रिलेशन होता है कि भाई इनके बीच में जितनी ज्यादा लाइनें डेवलप होगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो बी इज फ्लक्स अपॉन एरिया। अब मैंने लिख दिया कि भैया बी इज फ्लक्स अपॉन एरिया, और फ्लक्स अगर मैं फ्लक्स को बाहर निकालूं, बी इंटू एरिया, करेक्ट है। पर अगर मैं तो ये बोलूँ कि यहाँ पे मेरे पास एक पोल है एंड हियर आई हैव अ साउथ पोल, सपोज ये दोनों एक लाइन पे इंक्लाइन नहीं है, ठीक है। सपोज ये मेरा नॉर्थ है और सपोज मेरा दूसरा जो मैग्नेट है वो इधर है, तो आप बोलोगे यार मैं सीधा गया, इधर तो कुछ मिला ही नहीं मेरे को, अच्छा इधर है क्या, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इधर एक एंगल बनाओगे, तो क्या इस इधर भी आपका फ्लक्स के लिए यही फॉर्मूला काम करेगा क्या, नहीं, ये एंगल भी तो आना चाहिए फॉर्मूले में। तो एंगल यहाँ से उठ के यहाँ तक गया है ना, तो जो भी चीज रेफरेंस लाइन से चेंज होती है ना बच्चों, उसको कॉस थीटा बोलते हैं, ये याद रखो। जो भी चीज रेफरेंस लाइन से चेंज होती है मिलती है वो कॉस थीटा होती है। इवन ये चीज आपने अपने क्या बोलते हैं 11 के चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में ये सारी चीज आपने मे बी पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी है तो जाके एक बार देख लेना। जो भी चीज रेफरेंस लाइन में चेंज होती है ना वो हमेशा अपना कॉस थीटा होता है, और जो परपेंडिकुलर लाइन में जो चीज चेंज होती है वो साइन होता है। इसलिए आपने देखा होगा ए क्रॉस बी इज ए बी साइन थीटा और ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो बच्चों उस फ्लक्स का फ्लक्स इज इक्वल टू बी ए होता है। अब हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ टर्न्स, सपोज कॉइल में बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स बने हुए हैं तो आपको एन भी उधर डालना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय एन उठा के डाल देना। तो बच्चों उस फॉर्मूले का अगर आप हेल्प लो तो आपका जो ये फॉर्मूला है जो इधर ये देखो प्रूव हो रहा है ना, ये सब ये आप शॉर्टकट में प्रूव कर सकते हो। कैसे, आप ऐसे कर सकते हो, E is minus d phi by dt but flux is
बी डॉट ए, अगर नंबर ऑफ टर्म्स है तो एन भी ले लो, नंबर ऑफ टर्म्स एन नहीं है, सपोज 1 है, ये सपोज 1 है, तो आप इसको बी डॉट ए भी लिखो, ठीक है। तो जब आप इसको बी डॉट ए लिखोगे ना बच्चों, तो ई इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी, और ये जो फ्लक्स है ना बच्चों, इसकी जगह पे आप बी डॉट ए लो। अब क्या है ना, सपोज कोई एक न्यूमेरिकल आया, ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल में किसी ने आपको ये बोला कि मतलब एक कॉइल है, उस कॉइल में है ना जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो चेंज हो रहा है, मतलब पहले 5 था, बाद में 10 हो गया, पर उसका एरिया कांस्टेंट है। और तो पता करो उसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। मतलब क्वेश्चन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको ऐसा बोला गया कि कोई कॉइल है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो था ना पहले वो 10 था, अभी वो 5 हो गया, और वो जो कॉइल है ना उसका एरिया वही का वही है, तो पता करो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। और वो जो मैग्नेटिक फील्ड में जो कॉइल एक पॉइंट से दूसरे मतलब 10 से 5 हुआ ना, तो उसको 10 से 5 होने में ना इतना टाइम लगा। मतलब एट दी एंड देखा जाए तो इस क्वेश्चन में टी आपको सामने वाले ने दे दिया, एरिया कांस्टेंट बोल दिया, पर बी चेंज होते हुए बता रहा। तो बच्चों आप ध्यान देते डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में क्या होता है, जो चीज कांस्टेंट होती है डेरिवेटिव उसको बाहर निकाल लेता है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव हमेशा 0 हो जाता है। तो इसके लिए इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे, डी बाई डी टी बी डॉट ए, क्वेश्चन देने वाला साफ साफ बोल रहा है एरिया कांस्टेंट है, बी चेंज हो रहा है, तो जो कांस्टेंट है उसको मैं बाहर निकाल ली माइनस साइन के साथ। ऑब्वियसली बात है, जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है ना बच्चों को मॉड में सॉल्व, क्योंकि कहीं पे भी जो डेवलप होने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो कभी माइनस नहीं होता है। तो इधर है ना माइनस साइन नहीं लेना, तो आप ए बाहर निकाल लो। अब अंदर क्या रहेगा, आपको टाइम भी सामने वाले ने बोले इतना टाइम लग रहा है, अंदर क्या बचा, अंदर आपका बेसिकली क्या बचा, अभी सपोज एग्जांपल, चलो ए बाहर निकाला, टी को भी नीचे लिख दे रही हूँ एक सेकंड, डी बाई डी टी, बी की मैंने ली क्योंकि बी चेंज हो रहा है और इतने टाइम में चेंज हो रहा है, तो आप बी को डेरिवेटिव में रखो, क्योंकि जो चीज चेंज होने वाली रहती है उसको उधर ही रखना होता है। अब आपको किसी ने बोला ये ही चेंज हो रहा है, तो बी टू माइनस बी वन अपॉन टी, तो आपको सामने वाला बी टू बी वन दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, कितने टाइम में ये सब हो रहा है वो भी दिया रहेगा, जब ये सारी चीज आपको मिल जाएगी तो आप पक्की बात है ये आराम से निकाल लोगे। तो बच्चों इसके ऊपर क्वेश्चन है ना कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ ऐसा होता है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन लेंस एंड फैराडे लॉ। तो यहाँ पे बच्चों वही सब दिया है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है। और जो मैंने आपको कॉस्ट थीटा वगैरह बोला, देखो आया ना, देखो अभी ये मैं थोड़ा आपको दिखा देती हूँ, लेंस एंड फैराडे लॉ है, देखो इक्वेशन 12.5 देती हूँ, इक्वेशन 12.5 अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे है ई इज माइनस डी बाई डी टी ब्रैकेट में बी डॉट ए, इन्होंने ए को बाहर निकाला है, बी को अंदर रखा है। ये ऐसे ही नहीं होता, आप ये सोचोगे मैम इसमें सिर्फ ए को ही बाहर क्यों निकाला, बी को अंदर क्यों रखा डेरिवेटिव में, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। अगर सपोज मेरे सामने कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें मुझे सामने वाला ये बोले कि सपोज कोई कॉइल है, ये कॉइल है ना, पहले इसका एरिया इतना था फर्स्ट स्टेप पे, बाद में बोलूँ इसका एरिया है ना बाद में बढ़ गया, तो ये एरिया नंबर 1, ये एरिया नंबर 2, और मैं ये बोलूँ इसका मैग्नेटिक फील्ड वही का वही था, इसका मैग्नेटिक फील्ड वही का वही था, मतलब जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो मैंने लिख दिया। मैं आपको ये बोलूँ कि एक कॉइल है उसके अंदर इतना मैग्नेटिक फील्ड है, इनिशियली उसका एरिया इतना था उस कॉइल का, फिर विद इन 2 सेकेंड वो कॉइल का एरिया है ना बढ़ गया, पता करो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना रहेगा। तो इस क्वेश्चन में बच्चों बी वैसे का वैसा है, टी भी मालूम पड़ गया, बदल कौन रहा है, ए बदल रहा है। तो जब ए बदल रहा है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इज माइनस डी फाइव बाई टी प्लस इज इक्वल टू बी ए होता है, करेक्ट। तो बी मेरा कांस्टेंट है क्वेश्चन के हिसाब से, तो बी बाहर आएगा डी ए बाई डी टी, जो चेंज हो रहा है वो डेरिवेटिव में चला जाएगा, और डी ए बाई डी टी को आगे करके कैसे लिखूंगी, इसको मैं आगे लिखूंगी बी ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाई टी। तो ये बच्चों ऐसा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सामने वाला न्यूमेरिकल कैसा दे रहा है। और हाँ सवाल थियरी का, आपको थियरी में ऐसा कुछ आया तो आप कंडीशन डाल दो ना कि फैराडे एंड लेंस लॉ वेयर फ्लक्स इज बी डॉट ए, ऐसा लिखने के बाद आप केसेस डाल दो कि इफ बी इज चेंजिंग फ्रॉम बी1 टू बी2 एंड ए इज कांस्टेंट, तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, एंड इफ ए इज चेंजिंग एंड बी इज कांस्टेंट तो फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा। आप ऐसा केसेस करके बताओ, टेक्स्ट बुक में फालतू में मत परेशान हो, उसकी मगजमारी मत झेलते बैठो कि ये कैसा हो रहा है वो कैसा हो रहा है। और हाँ, वो माइनस साइन कभी यूज नहीं करना होता है, बिकॉज
कैसा होता है ना, इंड्यूस ईएमएफ कभी भी कुछ जनरेट होने वाला ईएमएफ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो फ्लक्स इज बी डॉट ए बी डी ए कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा के बारे में भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्न्स के बारे में बता दिया मैंने। फिर अगर मान लो किसी जगह पे हाँ यहाँ पे जो चीज दी हुई है, ये कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब यहाँ तक जो मैंने पढ़ा, अभी देखो यहाँ पे भी ये जो चीज दी हुई है, ये 12.9 था, ये सारी चीजें मैंने बता दी। मैंने शॉर्टकट में बताई, बुक वाले ने लॉन्ग कट का तरीका यूज किया, फर्क इतना ही है। अभी मैं बताती हूँ, इधर तो जो भी पढ़ा, इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या यूज है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपसे कोई भी ये पूछ सकता है कि फेरेडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बताओ 2 मार्क्स के लिए, तो आप बता देना 2 मार्क्स के लिए कि जितना जनरेट मतलब जो भी चीज है, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ वो बता देना, पर माइनस साइन मत बताना, क्योंकि माइनस साइन फेरेडे ने नहीं बताया, ये मत बताना। अब ये मत सोचते बैठना कि अरे यार 12th की बुक थोड़ी अच्छी नहीं है, 11th की बुक जैसी है क्या, उसमें भी एरर है क्या। नहीं, जितना मेरा नॉलेज जाता है, जितनी चैप्टर मैंने अब तक देखे हैं, नॉर्मली मैंने अब तक शायद 2-4 चैप्टर देखे होंगे, थोड़े पढ़े होंगे मैंने, मुझे कहीं पे भी अपनी 12th की ये वाली बुक खराब नहीं लगी। मतलब उल्टा मैं बोलूंगी कि अच्छी बुक बनाई है इस बार। कहीं कहीं पे रेयरली कहीं पे मिस्टेक दिख रहा है न्यूमेरिकल में, अदरवाइज मुझे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू तो बुक बहुत अच्छी लगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा मिस्टेक क्यों किया इन्होंने, मैं नहीं जानती। अब कैसा है ना, मैं भरोसा ये नहीं करते बैठ सकती कि अगर 2 चैप्टर बहुत अच्छा है तो सारे चैप्टर ही बहुत अच्छे होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी गड़बड़ की है। तो फैराडे लॉ आपको फर्स्ट एंड सेकंड लॉ बताना है, बस माइनस साइन उधर नहीं दिखाना। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स के एग्जाम में आ सकता है। फिर लेंस लॉ के ऊपर आपको एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं कि लेंस लॉ कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, या लेंस लॉ में क्या है, वो आप बता सकते हो। तो आप बता दो कि भाई माइनस साइन आता है, और ये डायग्राम जो इधर बताया है, ये चीज मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, आप डिफरेंट डायग्राम लेके भी बता सकते हो, पर ये कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं। एग्जाम में लेंस लॉ के ऊपर से फिलहाल जितना अब तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर यही आएगा, मतलब लेंस लॉ और फैराडे लॉ का ये जो कंपेरिजन है ये वाला, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। प्लस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू लेंस लॉ के बारे में कोई पूछ सकता है, कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, माइनस साइन क्यों आया, उसके ऊपर भी कोई एमसीक्यू डेवलप हो सकता है। ठीक है, इधर तक उतनी चीज है, पर हमने पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें इसके लिए पढ़ी, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ इतनी चैप्टर में खत्म नहीं होगा, वो इसी करंट से जाएगा। तो इसको समझने के लिए अपने को ये सारा डिटेल पता होना जरूरी था। तो आप एकदम निराश मत हो कि यार इतना सब कुछ पढ़ा, ये 1-2 मार्क के लिए आ रहा है, ये कैसे है। चिंता मत करो, आपने जितना भी पढ़ा है वो आगे चल के आपको मालूम पड़ेगा। कि अगर आपने आज मेरे पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में जब ये सब चीजें नहीं सीखी होती ना, तो आपको आने वाली जो चैप्टर मतलब आने वाले और जितने भी लेक्चर्स होंगे ये चैप्टर के और एसीकरण के, आपको पता चलेगा कि यार वो पढ़ के रखा था स्टार्टिंग में, सब समझ लिया था, इसके लिए भी आसान लग रहा है। नहीं पढ़ा होता ना तो अभी अपने को हार्ड लग रहा होता। आप लिटरली यही चीज बोल रहे हैं। तो एकदम टेंशन मत लो कि यार इतना क्यों डिटेल में पढ़ा, जरूरत नहीं थी। अब आप देखो बच्चों, यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन दिया है, वो डेरिवेशन पे मैं आती हूँ, और फिलहाल मेरे को एक सेकंड, रोटेट क्यों हो जाता है, एक सेकंड, तीसरा। आई थिंक नहीं किया है इन लोगों ने। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग डेरिवेशन कर लेते हैं। ये वाला डेरिवेशन है ना, वेट में। अभी देखो बच्चों, आपके सामने है ना, ये एक डायग्राम है। ठीक है, ये डायग्राम में आपको ये जो दिख रहा है ना गोल गोल सा, ये वाला, ये जो दिख रहा है आपको, गोल गोल, ये गोल गोल का मतलब क्या है, आप लोगों ने, आई एम नॉट श्योर कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, एक चीज बताती हूँ, आपने प्लैनिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, जिसमें फर्स्ट फिंगर फोर्स, सॉरी फर्स्ट फिंगर करंट, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, थंब फोर्स, वो सब आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे जब आपने पढ़ा है ना बच्चों, तो वहां पे ना एक चीज ऐसी होती है कि एक क्रॉस का साइन होता है और एक डॉट का साइन होता है, उसके ऊपर से सर्कल बना होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग आउटसाइड। और आई थिंक जितना मुझे याद है 11 के टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी ये सब दिया नहीं था। ठीक है, तो चलो मैं ये आपको ये समझा देती हूँ, वरना फिर आपको क्लियर नहीं होगा। तो बच्चों इस डायग्राम में आप देखोगे, इसमें क्या लिखा है, अ फ्रेम ऑफ फायर एबीसीडी, ए बी सी डी इन मैग्नेटिक फील्ड बी, मतलब एक वायर है एबीसीडी का, उसको इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में जाके रख दिया।
अबे मैग्नेटिक फील्ड है, ये कैसे मालूम पड़ा? ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, ये क्रॉस का सिंबल, टेक्स्ट वाले ने शायद इसको प्लस करके बनाया। ठीक है, चलेगा। इधर आप ऐसा डायग्राम बनाओगे ना बच्चों, क्रॉस वाला, तो भी चलेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के लिए डॉट एंड क्रॉस लगता है। डॉट का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रहा है, क्रॉस का मतलब होता है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाता है। फिर उसके ऊपर फ्लैमिंग रूल अप्लाई करके अपने को पता चलता है कि अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर जा रहा है तो करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर जा रहा है तो करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, जाने दो, डिटेल की चीजें अपन फिर देख लेंगे। फिलहाल इसमें क्या बोला गया वो देख लेते हैं। यहाँ पे है बच्चों, अ फ्रेम ऑफ वायर एबीसीडी इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी, वायर बीसी इज मूविंग, वायर बीसी इज मूविंग विद वेलोसिटी v along the x axis। जो इधर एक वायर है ये बीसी, ये यहाँ पे मूव कर रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी, मतलब ये वायर बीसी अंदर भी जा रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है वो भी क्या है, v है। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला। चलो अब इसमें क्या वो पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने क्या बोला है, as shown in the figure 12.5, a rectangular frame of wire ABCD of area L, मतलब वो जो वायर है, वो वायर का को एक, अगर ये L होगा तो ये X होगा, मतलब इन शॉर्ट ये रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, एरिया क्या रहेगा, एरिया आप L इंटू एक्स लिख सकते हो। तो चलो देख लेते हैं L किधर X किधर है। देखो, रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसको L बोला गया है बच्चों, इसको X बोला गया है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट एरिया। अब यहाँ पे बच्चों आगे क्या है, द एरिया LF इज सिचुएटेड इन अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली वो जो वायर है उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, इसके लिए उन्होंने भी वही बोला। As the wire BC of length L is moved out with velocity v to increase x, obviously आप देखे होगे बच्चों कि ये वाला हिस्सा L था, ये वाला हिस्सा x था। ये वायर BC जब अंदर आएगा तो ऑब्वियसली बात है ये और अंदर आएगा तो x कम हो जाएगा, और ये बाहर जाएगा तो x क्या हो जाएगा, x बढ़ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर x बढ़ा तो एरिया सीधा बढ़ जाएगा ना। ठीक है, तो इसने वही बोलने की कोशिश की है कि अगर मैंने BC जिसका लेंथ L है, अगर उसको मैंने बाहर निकाला विद सम वेलोसिटी v टू इंक्रीज द x, द एरिया ऑफ लूप ABCD इंक्रीजेस। सही बात है, आप इधर ध्यान दो। अगर आप इस वायर BC को थोड़ा बाहर की तरफ निकालते हो, बाहर की तरफ निकालते हो मतलब ये BC जिधर दिख रहा है उधर ना हो के अगर इधर हो जाए तो ये x इतना बड़ा हो जाएगा। L तो वही का वही रहेगा, पर x तो जाएगा ना। इसके से इन शॉर्ट क्या होगा, एरिया ही बढ़ गया ना एट दी एंड बच्चों, है कि नहीं, क्योंकि x बढ़ा तो एरिया बढ़ जाएगा। और वही अगर ये BC थोड़ा अंदर आ जाता तो x जो दिख रहा है इधर तक जा रहा है वो इतना ना जाके सिर्फ इतना ही जाता, तो x कम हो गया मतलब एरिया इन शॉर्ट कम हो जाता। तो इन्होंने ये सब क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, ये जरा देखते हैं। देखो इन्होंने क्या बोला है बच्चों कि BC of length is move out with velocity v to increase x, area of loop ABCD increases. Thus, the flux of B through the loop increases with time. According to the flux rule, the induced EMF will be equal to the rate at which magnetic flux through the conducting current is changing. Okay, तो इधर ये क्या बोलना चाह रहा है, इधर ये बोलना चाह रहा है बच्चों कि ये जो अपना BC है बच्चों, ये अपना एक नॉर्मल कंडक्टर है। ठीक है, जब अपन इसको अंदर लेके जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो एज पर द रूल ऑफ फ्लक्स रूल इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे डेवलप होता है, जितना ज्यादा आप अंदर लेके जाओगे उतना ज्यादा लाइनों का इंटरेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड का चैम्बर है। आपका जो कंडक्टर है वो जितना अंदर रहेगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड से भरा पड़ा रहेगा, और जितना बाहर जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। तो एट द एंड जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा, और टाइम भी तो कम लगना चाहिए। इसके लिए बना है फ्लक्स रूल। फ्लक्स रूल अकॉर्डिंग टू अपना फ्लेमिंग रूल, सॉरी फैराडे, ये फॉर्मूला बताता है, इसी को फ्लक्स रूल वहां पे बोला गया। मतलब जितना ज्यादा फ्लक्स डेवलप होएगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा, क्योंकि आप उस कॉइल को, उस BC को आप जितना अंदर लेके जाओगे उतना फटाफट डेवलप होगा, जितना दूर लेके जाओगे उतना कम डेवलप होगा। वो इसने समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। तो ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द फ्लक्स रूल द इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू रेट, रेट मतलब नीचे टाइम आ गया, रेट एट विच मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कंडक्टिंग करंट इज चेंजिंग। कभी भी रेट आया मतलब नीचे डिनोमिनेटर में टाइम लगता है। ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल कॉज अ करंट इन द लूप, और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ से क्या होगा, सर्किट में करंट डेवलप होगा। याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। ये इस पे डिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंडेंट है, या ऐसा बोल सकते हैं ये इस पे डिपेंडेंट है और ये इस पे डिपेंडेंट है। ऑल आर
एक दूसरे पे पूरी तरह से डिपेंडेंट है. So the induced EMF will cause a current in the loop. It is assumed that there is enough. It is assumed that there is sorry. It is assumed that there is enough resistance in the wire so that induced current are very small. ठीक है. Producing negligible magnetic field. अब यहाँ पे सामने वाला क्या बोल रहा है, अगर हम ये कंसिडर करें कि वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत है तो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड पे असर आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम प्रोड्यूस होगी. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, एज द फ्लक्स थ्रू द फ्रेम ABCD इज BLX. अभी आप सोचोगे मैम BLX कैसे आया, इधर इन्होंने बोला ना फ्लक्स इज BLX. सिंपल है बच्चों, याद करो अपना फॉर्मूला. फ्लक्स इज इक्वल टू मैंने पढ़ा है ना B इंटू ए. अब आपके इस डायग्राम के हिसाब से ए क्या है एक्चुअली में, LX हो गया ना, एरिया इज लेंथ इनटू डिस्टेंस x. तो वही बच्चों वो BLX इसके वजह से आया, L इधर वाला x इधर वाला, एरिया LX एक्चुअली. तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो BLX हो जाएगी. द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF कैन बी रिटर्न एज. तो इसकी वजह से जो आपका फॉर्मूला है ऐसा हो जाएगा. देखो आप इस फॉर्मूले में क्या हो रहा है, d∅dt, फ्लक्स की जगह पे BLX आया, BL को बाहर नहीं निकाला क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है. चेंज क्या हो रहा है बच्चों, x चेंज हो रहा है. क्यों x चेंज हो रहा है, क्योंकि BC अगर आपने कम मतलब अंदर की तरफ डाला तो x कम हो जाएगा. अगर आप BC बाहर की तरफ लेके जा रहे हो तो x क्या हो जाएगा, x बढ़ जाएगा. इन एट द एंड L तो कांस्टेंट है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कांस्टेंट है. जो बदल रहा है वो क्या बदल रहा है x. तो बदल रहा है अगर x, तो इस पूरे फॉर्मूले में से d/dt में से BL बाहर आ जाएगा क्योंकि डेरिवेटिव में कभी भी कांस्टेंट को डेरिवेट नहीं करते, आपको पता होगा. तो dx/dt. और आप खुद याद करो बच्चों, dx/dt क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है. पढ़ रहे हो कि सब सो गए. वेलोसिटी. ये बाकी बच्चे किधर गए, 34. ये बच्चे लोग भी ना. हाँ, तो इधर E आया अपना BLV. तो यहाँ पे बच्चों आगे क्या बोल रहा है सामने वाला, आप यहाँ पे देखो, here V is the velocity of the wire, here V is velocity of the wire BC, increase in the length x of wire AB and CD. मतलब ये जो BC है यही मेन उसने मतलब एकदम मोटो है उसका कि ये x को कम ज्यादा किया जाए. और x को कम ज्यादा करने का साफ साफ मतलब ये नहीं कि एरिया कम ज्यादा हो रहा है, उसका सीधा असर इंड्यूस्ड EMF पे भी पड़ रहा है. क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. क्योंकि E होता है d∅dt और phi होता है B इंटू ए और A क्या है L इंटू ए. तो x ये जो BC बार बार x को कम ज्यादा कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं ऐसा सीधा इंड्यूस्ड EMF पे पड़ रहा है. ठीक है, तो इसने वही बोला है. इसने अब आगे क्या बोला है, ये पूरे एक्सपेरिमेंट से नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द वो रिजल्ट फ्रॉम द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्जेस इन द मूविंग वायर BC. अब इसकी वजह से हम काफी हद तक मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं, ये इसने बोलने की कोशिश की. अब इसने आगे क्या बोला है देखो बच्चों, अब ये क्या बोल रहा है कि अ चार्ज Q स्टार्टेड व्हिच इज कैरिड अलोंग बाय मूविंग वायर BC. एक चार्ज Q जो स्टार्ट हुआ है बाय मूविंग द वायर BC. अब इधर पे जो BC है, अब बच्चों ये BC जब हम अंदर बाहर करेंगे, करेक्ट है, ये पूरा वायर मैग्नेटिक, ये पूरा का पूरा चैम्बर मैग्नेटिक से भरा है. अब आप खुद सोचो बच्चों, जब आप चीजें अंदर बाहर कर रहे हो इस BC को, तो कहीं ना कहीं चार्जेस में तो डेफिनेटली असर आने ही वाला है. तो इसने वही बोला है कि अ चार्ज Q which is carried along by the moving wire BC experiences a Lorentz force F is equal to Q V cross B. अब ये कैसे कैरी करेगा वो मैं बताती हूँ. देखो बच्चों, ये आपने फ्लेमिंग का रूल पढ़ा होगा. एक सेकेंड. अब आप बच्चों यहाँ पे देखोगे कि अब, अरे यार क्या बच्चा, तू भी ना. ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि मैम A इक्वल टू LX किधर से आया, उसका नेटवर्क चला गया था. ठीक है, मैं जरा बता देती हूँ. बच्चे देख, ये एरिया रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, करेक्ट है. अब इधर देख, इधर क्या है L, इधर क्या है, इधर है X. तो L इंटू एक्स इन शॉर्ट क्या हो गया, एरिया. तो एरिया इक्वल टू L इंटू एक्स आया. ठीक है, चलो अब मैं यस यहाँ पे मिस, थैंक आती यू हूँ. मिस. अभी मैं इधर बात करती हूँ लॉरेंट फोर्स के बारे में. लॉरेंट फोर्स में बच्चों कैसा होता है ना, ये कहाँ पे पढ़ा है तुम लोगों ने,
इलेक्ट्रोस्टैटिक में 11 में पढ़ा है क्या? आई थिंक 11 में हटा दिया था सिलेबस में। ठीक है ठीक है, एक काम करती हूँ, मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ। आपने एक्चुअली 11 से कुछ ऐसे सिलेबस इन्होंने हटा दिए जिसका 12th में यूज हो रहा है। ठीक है बच्चों, मैं बताती हूँ, डोंट वरी। आपने बच्चों ये वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? जरा मैसेज करो या मेरे को बोलो ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, सिर्फ इतना बोलो। सब सो गए क्या? नहीं नहीं। नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये 12th का सिलेबस तो बना दिया इन लोगों ने बहुत अच्छे से, पर 11 की कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने डाली नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, आपने 11 में है ना ये फॉर्मूला पढ़ा है, कौन सा वाला, एक सेकंड, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, वो अपना कूलम्स लॉ आपने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ठीक है। तो ये तो अपना कूलम्स लॉ हो गया, ठीक है। पर आपने 10th स्टैंडर्ड में बच्चों फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा होगा, आपको याद होगा कि थंब अपना लेफ्ट हैंड को आप ऐसे स्ट्रेच करो कि थंब फोर्स डिफाइन करे, और अपना जो इंडेक्स फिंगर है वो करंट डिफाइन करे, और अपना जो क्या बोलते हैं मिडिल फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड डिफाइन करे। जो आपने थ्योरी कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, आपको याद होगा तो वो थ्योरी में ना बच्चों, वो थ्योरी ऑब्वियसली आपको याद होगी। एफ की बात हुई थी, थंब एफ, इंडेक्स फिंगर करंट, और जो फर्स्ट फिंगर था उसको बी बोला गया। तो बच्चों जो उधर आपने पढ़ा था ना थियरी पॉइंट ऑफ व्यू, उसी को ही ना बच्चों बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बोलते हैं। मतलब लॉरेंट, इसको मतलब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का फॉर्मूला बोलते हैं। आप चीजें गूगल कर लेना, आप डालना गूगल में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जो आपने 10th में ये पढ़ा है ना, स्ट्रेस द थंब, ये ऐसा वो वैसा, एक्चुअली में वो फॉर्मूला वाइज ऐसा होता है। तो करंट भी आ गया, एफ भी आ गया, बी भी आ गया, ठीक है। तो ये वैसा होता है बच्चों। तो यही चीज यहाँ पे यूज की गई है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बच्चों दिया है ना, क्या बोलते हैं, ये देखो, a charge q which is carried along by the force wire bc experience the Lorentz force this one। अब यहाँ पे अब आपको पता ही नहीं है क्या होता है, ये फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, तो आपको समझ में क्या आएगा। अब ये टेक्स्ट बुक वाले ने बहुत अच्छे से उठा के पटक तो दिया ये फॉर्मूला, पर इसने यही ध्यान नहीं दिया कि बच्चे को 11 में ये चीज बताई नहीं गई है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। तो बच्चों आप है ना 11 में तो इतना तो, अपना 10th में इतना तो मानते हो ना कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में पढ़ा था, यस और नो, मैसेज में। यस। हाँ, आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में पढ़ा था, और आई थिंक हर किसी को ही पता होगा, आप सबने पढ़ा है। तो अगर आप आज गूगल भी करोगे ना मेरे लेक्चर के बाद, आप देखना एफ इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी, वही आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है। आपने टेक्स्ट बुक में 10th में सिर्फ थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ा था, उसका फॉर्मूला 10th वाले ने नहीं दिया था। तो वो थ्योरी और ये फॉर्मूला बोथ आर द सेम थी, बस 10th वाले ने क्या है ना फॉर्मूले की चोरी कर ली थी, वो फॉर्मूला तभी आपको दे दी होते ना तो और भी अच्छा हो गया होता। तो बच्चों ये लॉरेंट्स फोर्स है ना, लॉरेंट्स फोर्स क्या होता है उसको जाने दो। लॉरेंट्स फोर्स मतलब, देखो लॉरेंट्स फोर्स मतलब इट इज एडिशन ऑफ एफ इज इक्वल टू क्यू ई। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कूलम से आया। कूलम फॉर्मूले का मैग्नेटिक से कोई लेना देना नहीं था बच्चों, इसका सिर्फ लेना किससे था, इलेक्ट्रिक फील्ड से था। ये फोर्स का फॉर्मूला है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। दूसरा जो होता है मैग्नेटिक इफेक्ट वाला, वो आपने पढ़ा आई एल क्रॉस बी, ये वही आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, ठीक है। तो जब आप इस इलेक्ट्रिक वाले फोर्स और मैग्नेटिक वाले फोर्स को जब आप ऐड करते हो ना बच्चों, तो आपका ये बनता है लॉरेंट्स फोर्स। इसी को लॉरेंट फोर्स बोलते हैं। लॉरेंट फोर्स मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब आप सोचो कि मैम टेक्स्ट बुक में पर ये फॉर्मूला एफ इज क्यू वी क्रॉस बी ऐसे करके दिया है, आपने तो आई एल क्रॉस बी बोला, और हमने भी मतलब स्ट्रेच द थंब लेफ्ट हैंड सच दैट फर्स्ट फिंगर इज एफ, दूसरा करंट, तीसरा मैग्नेटिक फील्ड। पर मैम यहाँ पे तो एफ इज क्यू वी क्रॉस बी दिया है, फिर मैम वो कैसे आया, वो नहीं समझ में, आप ऐसा सवाल पूछो तो मैं टेंशन मतलब मैं सॉल्व कर देती हूँ। देखो कैसा होता है ना, अपना ये जो फॉर्मूला होता है ना एफ इज इक्वल्स टू आई एल क्रॉस बी, इस फॉर्मूले में अगर मैं इस आई को ओपन करूं तो आई क्या होता है बच्चों, चार्ज अपॉन टाइम। एल एज इट इज रहने दो, आ गया। अब आप इस टी को क्यू के पास मत रख के आप अंदर लेके जाओ, या तो एल के पास लेके जाओगे या तो आप बी के पास लेके जाओगे, करेक्ट है। अब अगर आप इस टी को बी के पास लेके जाओ, तो मैग्नेट बी अपॉन टी कुछ फॉर्मूला होता है क्या, कभी पढ़ा है क्या लाइफ में, नहीं पढ़ा है। पढ़ा भी होता तो भी मैं बता सकती हूँ बी अपॉन टी कुछ नहीं होता है। पर अगर आप इस टी को उठा के यहाँ से एल के पास ले जाओ, तो एल अपॉन टी मतलब क्या, एल मतलब लेंथ, लेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर में, टी क्या है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्या होता है वेलोसिटी। तो जब आप ऐसे करोगे ना बच्चों, तो अगले स्टेप पे क्या होएगा, आई एल क्रॉस बी था, आपने आई को ओपन किया क्यू अपॉन टी एल क्रॉस बी,
अब इस Q को ऐसे ही रहने दो, इस T को L के पास लेके जाओ, क्योंकि B के पास लेके जाओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो L अपॉन T मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। तो आपका IL भी बोलो या QV भी बोलो, बात एक ही है। समझा सबको? ऐसा ध्यान दे रहे कि सो गए? हाँ, तो यहाँ पे Yes, IL भी ma'am. लिखूं या मैं QV भी लिखूं, बोथ आर द सेम थिंग। अब आप बोलोगे मैम फिर IL भी से काम हो सकता था, QV भी क्यों लिखा इन लोगों ने? एक्चुअली बच्चों इसलिए लिखा इन लोगों ने क्योंकि एक ही डेरिवेशन को चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखाया जा सकता है, एक ही क्वेश्चन को करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखाया जा सकता है। अब कान को एक हाथ से राइट हैंड साइड में पकड़ो, लेफ्ट हैंड साइड में पकड़ोगे, पकड़ना तो कान ही है ना। तो वही फंडा इधर भी है। तो सामने वाले ने इस डेरिवेशन में क्या किया है, ये बोलने गया कि जब मैं BC को अंदर बाहर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं चार्जेस कम ज्यादा हो रहे हैं, और जब मैं इसको अंदर बाहर कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी उधर यूज हो रही है ना। देखो इधर इस डायग्राम में देखो V दिया है, अब V कहाँ से आए? F इज इक्वल टू ILB में V कहाँ से आएगा? तो इसके लिए उस ILB को सॉल्व किया, QVB निकाला। अब QVB निकालने से क्या होगा? अब हम बोल सकते हैं ना कि भाई कंडक्टर को हम यहाँ वहाँ हिला डुला रहे थे, अंदर बाहर कर रहे थे, मतलब वेलोसिटी लग रही थी। उस वेलोसिटी की वजह से उसमें चार्ज में कम ज्यादा हो रहा था, चार्ज में भी कमी देखने को मिल रही थी। और ये सब हम किधर कर रहे थे? ये सब हम कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। तो हो गया ना आपका फोर्स, मतलब आप जब इसको अंदर बाहर करें तो आपका फोर्स का फॉर्मूला बन गया ना। अब इस फॉर्मूले में सब आ गया, आपने जितना उसको इंसर्ट किया अंदर या बाहर किया, उसकी वेलोसिटी, उसकी वजह से चार्जेस में होने वाला इफेक्ट, फिर जिधर भी आपने किया उसके और कितनी मैग्नेटिक फील्ड थी, वो आ गया ना, सब कुछ बन गया आपका एफ। तो बच्चों वही फंडा यहाँ पे इन्होंने यूज किया। तो वही बोल रहा है कि जब मैं उस BC को अंदर बाहर कर रहा हूँ तो उधर इतना एफ डेवलप होगा, ठीक है। अब एफ तो डेवलप हो गया, चलो फोर्स का तो अता पता लग गया, बट व्हाट अबाउट वर्क डन? मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अंदर बाहर कर रहा हूँ, उसका मेहनत का क्या? तो ऑब्वियसली एफ अगर आपके पास है तो वर्क डन नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हो। तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड जो भी होता है। तो एफ डॉट एल, एफ का हो गया QEB साइन थीटा। अब ये QB साइन थीटा क्यों आया? इधर देखो बच्चों, Q V क्रॉस B, तो V क्रॉस B, तो ऑब्वियस ही बात है क्रॉस से जाएगा तो क्या आएगा? साइन आएगा। तो वर्क डन इज QEB साइन थीटा आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने एंगल बिटवीन B एंड V, ऑब्वियसली V एंड B। अब EMF निकालना है, तो EMF क्या होएगा? वर्क डन अपॉन चार्ज। अब आप बोलोगे मैम ये फॉर्मूला कैसे आया? सिंपल है, याद करो। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में वोल्टेज को और कैसे लिखते थे? वर्क डन अपॉन चार्ज, बराबर है। तो इस चैप्टर में V की जगह क्या आने लगा है? इस चैप्टर में V की जगह पे E आने लगा है, तो इसके लिए W/Q आ गया। तो W/Q, ठीक है। तो अपना W क्या है यहाँ पे? अपना W है यहाँ पे QVB साइन थीटा L, साइन थीटा इंटू L, मतलब इधर से जो निकाला था कहाँ गया? यहाँ नीचे Q, ठीक है। ये Q की वजह से Q है, ये Q कैंसिल, बचा क्या? VB साइन थीटा इंटू L, करेक्ट है। और अगर साइन, अगर मैं बोलूं मैं इधर मैक्सिमम इंड्यूस, मतलब ये BB जितना अंदर बार हो रहा था, इससे EMF एकदम मैक्सिमम जनरेट हो गया। मैक्सिमम जनरेट होगा ये कम मैं बोल सकती हूँ जब मेरा थीटा 90 होगा, क्योंकि जब मेरा थीटा 90 होगा तो साइन 90 क्या होता है? 1। तो ऑब्वियस ही बात है, if theta is maximum means 90 degree, then only you can say that sin theta is equal to 1। तो ऐसा करके क्या होगा? इधर बचेगा BLV only, which is the same result as obtained in equation 12.0 derived from the rate of change of flux। ये फॉर्मूला BLV का ये सेम टू सेम वही है जो कहाँ पे मिला था? हेलो पीछे भी मैम, मिल गया था, मैम पीछे के। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम में ये कैसे पूछेंगे ये लोग? एग्जाम में पूछेंगे कि लेंस लॉ को डिराइव करो, लेंस लॉ को डिराइव करो, या तो ऐसा बोलेंगे कि किसी भी एक मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी कंडक्टर को आप अंदर इंसर्ट करते हो तो उससे कितना इंड्यूस EMF डेवलप होता है। मतलब इसको पूछने के तरीके 2-3 है। मतलब सामने वाला बोलेगा लेंस लॉ प्रूफ करो, तो भी यही डायग्राम और यही सब लगेगा। दूसरा, अगर क्वेश्चन ऐसा आया कि कोई एक मैग्नेटिक फील्ड वाला चेम्बर है, उसमें आपने एक नॉर्मल कंडक्टर को अगर इंसर्ट किया तो उससे कितना इंड्यूस EMF डेवलप होगा, उसको एक्सप्लेन करो, ऐसा। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो ये लगेगा फॉर्मूला। तो इसने जो एंड में बोला है ना कि दिस इज द सेम रिजल्ट एज ऑब्टेन्ड इन इक्वेशन 12.10, तो 12.10 किधर है? 12.10 छोड़ो, वो 12.10 छोड़ो, मैंने कुछ देर पहले वो कराया भी है, कहाँ गया? आई थिंक आपको याद होगा, मैंने BLV वाला कराया था, कहाँ गया? हाँ ये रहा। E is d phi by dt where phi is Lx, तो BL
dx by dt इज इक्वल टू BLV। तो ये इधर मैंने स्टार्टिंग में जो सिंपली ऐसे ही उठा के पटक दिया था फॉर्मूला, तो भी मुझे BLV मिला। ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मेट में भी मुझे BLV मिला, और मैं उसको अच्छे से सॉरी गई कि भाई मैंने इतना मेहनत किया, तो मेरी इस मेहनत से मुझे इतना रिजल्ट मिलना चाहिए, तो उससे भी मुझे BLV मिला। तो दोनों रिजल्ट सेम टू सेम है, मतलब मैंने जो किया वो एकदम परफेक्टली करेक्ट है। और आगे यहाँ पे क्या है, बस उसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है। ये एक्सप्लेनेशन वही है बच्चों जो मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, वो लॉरेंस लॉ मैंने बताया ना, लॉरेंस लॉ इज एडिशन ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो बच्चों यहाँ पे देखो वही दिया है, देखो आप इधर देख लो फॉर्मूला, देखो QE QV क्रॉस B, वही फॉर्मूला दोनों ऐड हो गए। तो यहाँ पे जो है वो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है बच्चों। चलो, आई होप अभी आपको सारी चीजें क्लियर हुई होगी। क्वेश्चन कैसा था वो भी मैंने बता दिया आपको, ठीक है बच्चों। तो इसकी जस्ट एक बार प्रैक्टिस मार लेना एक दो बार, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए, ठीक है। चलो बच्चे रखें अभी, जाएं अभी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू, ओके बच्चों, बाय।